मैं गायत्री मंत्र से शुरू कर रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ गायत्री मंत्र का उद्बोधन उच्चारण कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू। अजय सर, अब स्टार्ट। सभी को नमस्कार। हर्ष सर को नमस्कार, दिनेश जी को नमस्कार, पृथ्वी सर को नमस्कार, रामाशंकर जी को नमस्कार, शैलेश जी को नमस्कार, एडवोकेट राकेश गुप्ता जी को नमस्कार और जो भी जितने महानुभाव हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मेरे को लगता है इनकम टैक्स के रिटर्न्स के मैक्सिमम फॉर्म इस समय एक्टिवेट हो चुके हैं, यूटिलिटी आ चुकी है, रिटर्न्स बढ़ते चले जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट इश्यू मैं आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ। पिछले वीक में सीबीटी ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें एक गाइडेंस नोट दिए, जो बहुत सारे रिटर्न्स किसी भी कारणों से डिफेक्टिव नोटिस हो जाते थे, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, कोई लेट हुआ है, कंडोनेशन हमने भेजी, तो उसको एक उन्होंने निकाला है कि उसको हम लोग उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी सभी को एक सजेशन रहेगा कि अपने जो भी क्लाइंटल लिस्ट है उसको एक बार आप व्यू कर लें। अगर किसी के भी कोई डिफेक्टिव रिटर्न्स रहे हैं या वो किसी भी कारण से वैलिडेट रिटर्न नहीं हो पाए हैं, उनको इस जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसको हम जरूर एक्सप्लोर करें और इन सभी को रिटर्न्स जो वैलिडेट कराए जा सकते हैं पिछले सालों के, वो रिटर्न वैलिडेट करा सके। इससे अपडेटेड रिटर्न्स की प्रोसेस से हम बच सकते हैं, री री 148 की रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग से भी बच सकते हैं। अब आपके कोई प्रश्न समझ मैं लेने की कोशिश करता हूँ सर। इनकम टैक्स से संबंधित अगर किसी का कोई सवाल हो। जी सर, एक क्वेरी आई थी आज भी। जी अंकित जी। सर, क्वेरी उसमें ये थी कि जो सेक्शन 10 की एग्जेम्पशन है न्यू रेजमी में किस किस उसमें मिल सकती है। और एक क्लाइंट ने गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उसने अपना कुछ लीव एनकैशमेंट के अमाउंट विड्रॉ की है, अभी रिटायरमेंट नहीं हुआ, तो कितनी एग्जेम्पशन उसे मिल सकती है सर? लीव एनकैशमेंट वो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि सैलरी को मैं बहुत ज्यादा देखता नहीं हूँ, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की केस में मुझे लगता है वो फुली एग्जेम्प्टेड होती है रिटायरमेंट के समय। सर हाँ जी, उसमें क्या रिटायरमेंट। है, लीव इनकैशमेंट जो है 300 दिन की ही अलाउड है, बाकी तो लैप्स हो जाती है, वो देते नहीं गवर्नमेंट में। ओनली नहीं सर, 300 डेज वो मैक्सिमम। रिटायरमेंट के टाइम ही है या रिटायरमेंट से पहले नहीं अगर नहीं, विड्रॉ एट द किया तो? टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एट द अभी टाइम ऑफ ड्यूरिंग द रिटायरमेंट। सर्विस करेंगे सर, क्योंकि आई हैव जी डेल्ट दिस केस। ड्यूरिंग द सर्विस इज ये टैक्सेबल फुली। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 300 days, both EL and SPL should be not more than 300 days. That is the provision and it is still existing. That is the thing. थैंक यू सर। Okay. एंड न्यू रिसीव में मुझे लगता है केवल एनपीएस की जो छूट है केवल वही मिलती है और कोई नहीं मिल पाएगी। इससे अभी मैंने भी आपसे एक बार डिस्कस किया था इसके बारे में। हाँ एक मैटर क्या आता है, जैसे ना जो आजकल प्राइवेट कंपनी होती हैं, तो वो एक्सपेंसेस को भी उनकी सैलरी में ऐड कर दे रही हैं। जो वो एक्सपेंसेस का अपना बिल देते हैं, तो वो जो उनकी पेमेंट आती है तो वो भी सैलरी में ऐड होके फॉर्म 16 में मेंशन होके आ रहा है। तो अगर वो उस अमाउंट को लेस करके फिल करते हैं तो वहाँ पर वो टीडीएस से एरर शो करता है। सर, उसमें उसको ग्रॉस अवॉइड अमाउंट करते हैं तो उसका नहीं, एग्जेम्पशन उसको नहीं मिलता। लेस नहीं करना पड़ेगा बिकॉज उसमें सेक्शन अगर उसके अलाउंसेज और पर्क को मैं देखता हूँ तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, अगर कोई एक्सपेंसेस या कोई अलाउंस मुझे मिल रहा है तो किसी ऑफिस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए किया है तो वो मेरा टैक्सेबल नहीं होता है। मीनिंग क्लियर भाई, मुझे 10,000 रुपए का कोई अलाउंस मिला, टेलीफोन का मिला और मैंने 2,000 रुपए का उसको बिल सपोर्ट कर दिया, तो मेरा 8,000 रुपए का ही वो टैक्सेबल रहेगा और 2,000 रुपए मेरे उसमें टैक्स नहीं होगा। उसमें कॉलम होता है ग्रॉस रिसीट टैक्सेबल, वो 16 के जो ग्रॉस अमाउंट है उसका वो मेरे हिसाब से एआईएस और 26 फॉर्म 16 की फिगर से वो उसमें वेरिएशन नहीं आएगा, ग्रॉस अमाउंट उससे मैच करेगा। हाँ, डिडक्शन मिलेगा इन मिलेगा सेपरेट इशू है, वो एविडेंस के ऊपर रहेगा। बट आपको वो थैंक यू अलाउंसेज सर। में जाना पड़ेगा, आप नीचे सीधे एग्जाम क्लेम नहीं कर सकते। आपको जो अलाउंस ऊपर उसे अलाउंसेज में पहले अलग से अलाउंसेस में लाना मेंशन पड़ेगा, करना होगा अलाउंसेस में लेना और पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके ब्रेकअप में लाके फिर मुझे उसको ब्रेकअप डिडक्शन में। लेना पड़ेगा। उसमें मेरा कितना क्या कहते हैं, अगर सेक्शन 17 का मैं देखता हूँ तो मुझे उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ कि अगर मुझे ऑफिस ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कोई खर्चा किया जाता है और उसके लिए कोई अलाउंस मिला, वो मेरा कोई टैक्सेबल इनकम नहीं होता है। तो ये अलाउंस नहीं होते, जनरली अलाउंस नहीं होते, रियम्बर्समेंट होता है, रियम्बर्समेंट। बट हाँ कोई जी। कंपनी क्या कर रहा है तो क्या कर रियम्बर्समेंट और अलाउंस में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि अलाउंस आप खर्च करें या नहीं मिले आपको मिलेगा ही मिलेगा, रियम्बर्समेंट में केवल आपको खर्चा करने के लिए ही मिलता है। जी 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 जी, सर इसमें रिइंबर्समेंट मेरा वाली व्यू अमाउंट। है कि सर्टेन रिइंबर्समेंट इज अलाउड टू सर्टेन एक्सटेंट, लाइक मेडिकल बोलते हैं। यदि प्योर गवर्नमेंट में है तो पूरा है, बाकी जो रिकॉग्नाइज वहां उन्होंने लिमिट लगा रखी है। जी, वो दो तो इट इज उन्होंने ए रिइंबर्समेंट बट इट कैन नॉट बी अलाउड। सर वो तो वी अलाउंसेस हैव तो टू वो सी खत्म कर दिया। अब वो पर्टिकुलर सर वो पर्टिकुलर सेक्शन फॉर दैट।
सर वो अलाउंस नहीं है सर, वो अलाउंस नहीं, एक्सपेंसेज है नहीं सर। नहीं, even sir reimbursement is not fully allowed like medical reimbursement. सर There are वो so many conditions now. Earlier it was allowed, now it is restricted. नहीं सर, एम्प्लॉयर या इनकम टैक्स की तरफ से? सर ये जो लिमिट इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में लगा रखी है, जो इनकम टैक्स प्रोविजन है मेडिकल रिइंबर्समेंट में है, दिस इज मैं देयर। 50 बनाऊंगा। नहीं सर, बहुत पहले कभी ट्रांसपोर्ट में सर भी वो ऐसे ही है सर। सर पहले कभी 15,000 5,000 होती थी, अब कोई भी लिमिट नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हेलो फुली हेलो टैक्सेबल है बैठ सर, जाओ। फुली टैक्सेबल है, बिल्कुल सही सर, अभी मोस्टली एवरीथिंग है टैक्सेबल। फुली वेरी टैक्सेबल है राइट। सर, अब वो पूरा टैक्सेबल है सर। जी प्लीज सर। सर नमस्कार। ऐसे लाओगे कब ना खाना खा के फिर तो दूसरे बार नहीं करो। नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे 44 एडी में जो रिटर्न फाइल हो रहे हैं, हेलो, जी 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 बताइए प्लीज। जैसे कोई 44 एडी में रिटर्न फाइल कर रहा है और उसने कोई भी परचेज ली हुई है और उसकी पेमेंट कैश में उसने 10,000 रुपए से पर डे से ज्यादा पे कर रखी है, तो कोई इम्पैक्ट आएगा सर? कोई भी नहीं आएगा। अगर मैं सेक्शन 4480 को पढ़ता हूँ तो स्टार्ट होता है नॉट एनीथिंग कंटेन्ड इन द सेक्शन 28 टू 44, तो उसमें जो 48 की जो मेरे डिसअलाउंसेज होते हैं वो उसमें काउंट नहीं करेंगे, इसमें वो डिसअलाउड नहीं होगा मेरा। तो फिर वो सर वो जो एमएसएमई का 43 बीएच वाला वो भी लागू नहीं होगा इन पे? वो भी नहीं होगा। 43 के 40 के कोई भी डिसअलाउंसेज मेरे, जब मैं प्रिजेंटिव टैक्सेशन ऑप्ट करता हूँ 4480 के या मैं ट्रक 44 AE के करता हूँ, मेरे कोई भी उसमें डिसअलाउंसेज नहीं होगा, क्योंकि नॉट अंडरस्टैंडिंग है सारी क्लॉज जो है क्योंकि मेरे वो ओवरराइटिंग होते हैं, तो मतलब मेरे सेक्शन 28 से 44 तक के जो भी क्लॉजेज हैं वो मेरे ओवरराइटिंग क्लॉजेज हैं, इसलिए मेरे ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्योंकि सर हम कोई एक्सपेंडिचर का बेनिफिट ले ही नहीं रहे, हम तो सीधा प्रॉफिट नहीं आपको दिखा रहे हैं ना सर। नहीं सर, एक्सपेंडिचर का बेनिफिट ले रहे हैं, ऑलरेडी ले रहे हैं, आपको 6% 8% या हायर परसेंटेज दे रखा है। क्वेश्चन ये होता है क्योंकि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रही है, आपको सेक्शन 28 से लेकर 44 तक के जो और प्रोविजन होते हैं वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। बेनिफिट तो आप ले रहे हैं सर, हम ये नहीं कह सकते बेनिफिट नहीं ले रहे थे, बट स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं ले रखे सेक्शन के प्रेजेंटिव टैक्सेशन में, उसी में मैं बेनिफिट एक्सपेंसेस के ले ही रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि मैं ग्रॉस इनकम को मैं ऑफर कर रहा हूँ, मैं अपनी नेट इनकम को ही ऑफर कर रहा हूँ। खर्चे तो मैं सेट ऑफ कर ही रहा हूँ टू द एक्सटेंट ऑफ माय कैश फ्लो या विड्रॉल है जो भी, अच्छा सर, है ना। ठीक बट है, इसके ठीक है। जो डीम्ड एडिशंस होते हैं या डिसअलाउंसेस होते हैं तो वो इस केस में एप्लीकेबल मेरे नहीं होंगे, ठीक है सर, है ना। थैंक यू सर। 4480 का जो मैंने अपना देखा कई लोग उसको इन एलिजिबल एसएससी हो तो भी 4480 ले लेते हैं, उसके कारण बहुत सारे स्क्रूटनी केसेज आ रहे हैं या फिर डिफेक्टिव रिटर्न आ रहे हैं। जी वो थोड़ा सा बहुत केयरफुली देखना पड़ता है कि उसकी एलिजिबिलिटी उस 4480 तो को सर ऑप्ट करने के लिए आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं ले सकती है उसको। अगर कोई कमीशन एजेंट है तो उसको नहीं ले सकता, अगर कोई प्रोफेशनल है तो नहीं हो सकता है। मैंने देखा कि बहुत सारे कमीशन इनकम आती है उसको भी 4480 में वो ले रहे हैं, लेकिन तो सर उसको ये मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो कमीशन एजेंट होते हैं जैसे LIC वगैरह के, और वो बिजनेस भी कर रहे होते हैं, तो 44 AD में तो बिजनेस का टर्नओवर दिखा सर के प्रॉफिट अगर डिक्लेयर अगर करते अगर हैं, लेकिन अगर वो कमीशन इनडायरेक्ट इनकम, कमीशन अदर सोर्स में सर देखिए, कमीशन इनकम जो होती है जो LIC से आती है वो 4480 को डिवाइड कर देती है। इनफैक्ट LIC इनकम के लिए टैक्सेबिलिटी का सेक्शन 1757 में एक सेपरेट क्लॉज है, उसमें बता रखा है फर्स्ट ईयर रिन्यूअल के ऊपर मेरे को कितनी अलाउंसेज मिलती है, सब्सिक्वेंट ईयर में मेरे कितनी उसकी अलाउंस मिलती है, उसके बेसिस पे क्रॉस टैक्सेबिलिटी भी कर सकता हूं मैं। एक तरह से उसमें एक LIC के जो इंश्योरेंस कमीशन से आता है उसमें भी एक मेरे पास प्रेजेंटिव टैक्सेशन का बेसिस है। एक्चुअली प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं है, बट उसमें उन्होंने मेरे को बता रहा कि फर्स्ट ईयर में 50%, सेकंड ईयर में शायद 85% सबसे और वो लगता है मेरा टैक्सेबिलिटी होती है इसकी। लेकिन सर मैं ये यहाँ पे ये कह रहा हूँ सर आपसे, हेलो जी जी मतलब वो क्या कर रहा सर कि जैसे मान लीजिए वो एक बिजनेस भी रन करा रहा है, उसने बिजनेस को मेन बिजनेस मान रखा है और उस पे जो भी टर्नओवर है उसका मान लीजिए उस पे उसने 44 AD में प्रॉफिट डिक्लेयर करी, जी और जो कमीशन मिला उसको 40-50 हजार या लाख रुपए LIC का, उसने उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हाँ ले ठीक लिया है, और वो उसके ठीक है, वो क्योंकि बिजनेस वो इनकम नहीं ठीक करा है ना इसलिए, सर? क्योंकि वो बिजनेस इनकम में नहीं डाला इसलिए वो इनएलिजिबल एसएससी नहीं रहेगा। उसकी जो जी इनकम जो बिजनेस इनकम रही, क्योंकि हमें 4480 ऑप्ट करते समय केवल उसकी बिजनेस इनकम देखनी है, तो अगर वो उस समय कर रहा है तो वो मैं उसके लिए, क्योंकि इनएलिजिबल एसएससी नहीं हुआ, मैं केवल बिजनेस कर रहा हूँ, ट्रेड रिटेल का कर रहा हूँ, उस तीनों जो कंडीशंस होती है वो मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा हूँ मैं अपने आप को, इसलिए मैं 4480 में या प्रेजेंटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकता हूँ। पर यहाँ पे सर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो टर्नओवर काउंट होगा ना, फिर अगर GST में फॉल ना कर जाए, क्योंकि अगर हम एक सर्विस प्रोवाइडिंग है, महत्वपूर्ण नहीं है।
सर वो जीएसटी चार्जर बनाने 20 लाख रुपए फिर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रॉस बिजनेस का टर्नओवर उसका प्लस उसका उसका रजिस्ट्रेशन ग्रॉस रिसीट्स मेरी क्या क्या चीजें टैक्सेबल है वो जीएसटी के पास भी है, उसको सेपरेट देखना है सर, वो मुझे सेपरेट कंप्लाइंस करनी पड़ेगी सर। हाँ सर, क्योंकि वो फिर 20 लाख ही रहेगा ना, क्योंकि उसने सर्विस भी कर ली ना काम, भले ही वो अदर सोर्स में डिक्लेयर कर रहा वो उसकी हो। ग्रॉस रिसीट्स आएगी सर, ग्रॉस रिसीट्स आएगी, सैलरी या कुछ इनकम को छोड़ के उसकी टोटल हाँ। इनकम एक्सीड करती है तो उसको वो जीएसटी का कंप्लाइंस करनी पड़ेगी सर। हाँ जी सही बात है सर, क्योंकि वो भले इनकम टैक्स में अदर इनकम में दिखा रहा हो कमीशन को, लेकिन वो है तो रिसीट्स ही उसको जी सर्विस। जी 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 सर, जी सर, थैंक यू सर। जी वेलकम सर, वेलकम जी सर। तो नवनीत गोयल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नवनीत भाई 2018 में आपकी आवाज आवाज नहीं आ पा रही सर, थोड़ा सा प्लीज सर अब आ रही है आवाज? प्लीज सर। और 2023 में उसको बेच दी। सर सॉरी, दोबारा बताना पड़ेगा सर, दोबारा बताना पड़ेगा, सॉरी सर मैंने प्रॉपर्टी 2018 में ली थी। सिराज वाला केस हुआ था अभी, सर। आवाज बहुत सिराज वाला केस हुआ था। सर आवाज आ रही है? नहीं सर, नहीं सर। मैं दोबारा पढ़ता हूँ सर, कुछ देर बाद करता हूँ मैं। नहीं, माइक्रोफोन आपने आप पास रखिए, थोड़ा माइक्रोफोन के पास आ जाइए। सर मैंने एक प्रॉपर्टी 2018 में ली थी, जी वो 2022 में बेच दी। जी जो उसमें कैपिटल गेन हुआ 2022 में दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। राइट सर। अब वो 2022 वाली प्रॉपर्टी भी 2 साल से पहले ही मैंने बेच दी। ठीक है सर, आपकी आपकी जो इनकम आपने सेक्शन 54 में या 54F में जो भी डिडक्शन, ऑब्वियसली मुझे लगता है 54 में ली होगी, आई बिलीव कि वो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी थी, तो Yes, sir. 54 में जो आपने डिडक्शन ली थी वो डीम्ड डिडक्शन होगा, जिस ईयर में आपने बेच दी वो उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी सर। जी सर, उसको डीम्ड ये जो डीम्ड टैक्सेबल हो जाएगी। डीम्ड कैपिटल गेन सर। हाँ हाँ, डीम्ड कैपिटल गेन हो जाएगा। इसको आईटीआर में कैसे दिखाना सर, पड़ेगा उसमें सर? क्लॉज है सर, उसमें अगर फॉर्म देखेंगे उसमें डीम्ड कैपिटल गेन का एक फॉर्म क्लॉज आता है, कॉलम आता है, उसमें आप ऑफर करेंगे सर। और इसी साल वो टैक्सेबल हो जाएगी और इंटरेस्ट कोई नहीं आएगा, टैक्स आएगा। टैक्स आएगा सर इस ईयर में होगा जिस ईयर में मैंने विड्रॉ करके, मेरी विड्रॉ हो रही है। ठीक है सर। जी ये अगर ये और कितने साल बाद बेचता तो मैं टैक्सेबल ना होती? 3 थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। और जो आप नई प्रॉपर्टी जो आपने प्रॉपर्टी बेची है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगी, 2 साल के बाद बेची है बट 3 साल से पहले बेच दी है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आप उसका सेक्शन जो भी हो सकता है 54 में बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, वेलकम सर। थैंक यू। और किसी भाई को सवाल हो इनकम टैक्स से संबंधित? हेलो हाँ सर, एक क्वेरी मेरी भी है। प्लीज सर। हैंड रेज कर लीजिए प्लीज, पता पड़ जाएगा। कि, मैं अजय महेश्वरी मोदी नगर से। नमस्कार सर। जी सर। हाँ सर। सर ये जो आईटीआर में डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेन एसेट्स है, जी सर। तो अगर सपोज करो इसे मिस कर जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके? सर इसके मिस रिपोर्टिंग में चला के बेनामी उसमें ब्लैक मनी फॉरेन एक्ट में चला जाता है, बट उसमें क्लॉज दिए रखा है उन्होंने, अगर ईसोप की फॉर्म में या कुछ और उसमें मिस कर जाते हैं, एक सर्टेन लिमिट उन्होंने दे रखी है, 2024 में उन्होंने चेंज भी करी तो उसको छोड़ देते हैं, इम्यूनिटी दे देते हैं, अदरवाइज वो ब्लैक मनी एक्ट में उसकी प्रोसीडिंग इनिशिएट इमीडिएटली हो जाती है सर। अच्छा, है ना, तो मेरा अपना कहना है कि अगर बीच शुरू में दिखाइए कोई एक ईयर मिस हो गई दोबारा डाल दीजिएगा तो एक थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, मतलब ये कोई रेमेडी नहीं है बट एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, या रिवाइज रिटर्न अगर टाइम तो वो डाल दीजिए, करंट ईयर में आप डाल दीजिएगा। जी 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 है ना, क्योंकि वो मेरे को लगता है शेयर्स या बैंक अकाउंट ही होंगे मैक्सिमम, तो शेयर्स या बैंक हाँ, अकाउंट वो चार्ज करता हूँ। मेनली शेयर्स ही है। ईसोप है, ईसोप ही है, उसमें लिमिट दे दी, उसके थोड़ा सा बेनिफिट दे दिया, तो लास्ट ईयर उन्होंने थोड़ा सा अमेंडमेंट की रिलैक्सेशन दिया है, उससे पहले 5 लाख, उससे पहले शायद 5 लाख की लिमिट थी, अब पता नहीं शायद 15 करी है, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, बट कुछ कर दिए उन्होंने, लिमिट दे दी शेयर्स की, ईसोप की फॉर्म में है तो उसको मिल जाएगी, बट किसी और फॉर्म में नहीं मिलेगी सर। वैसे शायद 5 लाख की सेक्शन 43 44 होता है फॉरेन मनी अनडिस्क्लोज्ड का, उसके थ्रू आपको इम्यूनिटी मिल जाती है, नहीं तो इमीडिएटली आजकल उसका नोटिस आ जाता है सर। फॉरेन मनी के ऊपर 148 नहीं देते वो, फॉरेन मनी ब्लैक मनी एक्ट का ही नोटिस इशू करते हैं। वो फेमा वगैरह के सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे ना शायद? नहीं, फेमा का सर कोई वायोलेशन नहीं है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। फेमा का इसमें कोई वायोलेशन नहीं है, आपको ईसॉप मिले, आप रेजिडेंट है, आप किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं, आपकी सैलरी के ड्यूशन आए, इसमें फेमा का कोई वायोलेशन नहीं है। ओनली क्वेश्चन ही इनकम टैक्स में डिस्क्लोजर नहीं हुआ है, तो आपको ब्लैक मनी एक्ट के प्रोविजन को करके थोड़ा सा ये भी दे दिया, ब्लैक मनी एक्ट में नहीं आता, ब्लैक मनी एक्ट एक शेड्यूल ऑफेंस है, उसके थ्रू पीएमएलए प्रोविजन लग जाते हैं। जी 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 जी। है ना, तो इस करके वो आ सकते हैं डाउन डिस्क्लोजर का, बट इसमें शेयर्स को एक्वायर करना कोई फेमा का वायलेशन नहीं है, ईसॉप के थ्रू आते हैं। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शिव गोपाल गुप्ता जी, जी सर। अपना सवाल पूछिए।
ठीक है सर, मेरी क्वेरी ये थी कि एक एसएससी है, उसकी इनकम जो है सर लगभग 1.5 लाख रुपए, तो उसने अपने भाई से दोबारा लगभग बताइए, 30 लाख रुपए। दोबारा बताइए सर प्लीज सर। एक एसएससी है जिसकी इनकम मात्र 1.5 लाख रुपए साल की है, जी उसको अपने ब्रदर से ड्यू टू लव एंड अफेक्शन एक डोनेशन में लगभग 36 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मिली हुई है। रियल ब्रदर से मिली हुई है, जी जी जी। तो वो डोनेशन ही गिफ्ट होगी सर, गिफ्ट होगा सर जी। जब जी गिफ्ट है जी तो उसकी सर क्या पोजीशन बनेगी इसमें? सर, इसकी अगर अपने सेक्शन 56(2)(7) को मैं देखूं जो 2017 से पहले था, उसके बाद 56(2)(10) देखता हूं मैं, तो अगर रियल ब्रदर से मेरे को कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, वो मेरा गिफ्ट की फॉर्म में मिलती है, मेरे वो फुली फुली नॉन टैक्सेबिलिटी है, इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई डीम्ड इनकम या कोई नेशनल इनकम मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है सर। जी एग्जम्प्ट है। एग्जाम तो सर सेक्शन 10 में होता है, मतलब टैक्सेबल नहीं है सर, इट्स ए कैपिटल रिसीट। टैक्सेबल। ओके एग्जाम्पशन तो ओके सेक्शन ओके। 10 के थ्रू में जाता हूँ, तो ये कहना गलत रहता है कि मेरे को एग्जाम्प्ट है, बट ये टैक्सेबल ही नहीं है सर। अच्छा सर इसे कहीं दर्शाना होगा जी नहीं, कैपिटल इनकम रिसीट्स, टैक्स? कैपिटल रिसीट्स में कहीं दिखलाने की जरूरत नहीं होती है सर, कैपिटल रिसीट्स कहीं भी दिखाने की जरूरत नहीं होती है सर। जैसे कोई मैंने लोन लिया, कोई कैपिटल लिया, इसी तरह से होता है, बट ये मेरे को कोई दिखाने की जरूरत नहीं होती है। एक सर स्टाम्प वेंडर है हमारा, उसका केस स्कूटी में आया है 24-25 में। उसकी नेट असेसमेंट टैक्स, है उसकी जो 24-25। नेट रिसीट्स होगी सर, वो टैक्सेबल होगी, उसे कॉलम फॉर्म में बनाना पड़ेगा। एक उसको बताना पड़ेगा कस्टमर के बिहाफ पे मैंने कितना कलेक्शन लिया था, और कलेक्शन, और उसके ऊपर मेरा जो इंसेंटिव बताता वही मेरा ग्रॉस टर्नओवर होगा। जैसे 100 रुपए का स्टैम्प पेपर बेचता हूँ, उसके ऊपर मेरे को 5 रुपए मिलते हैं, तो 5 रुपए विल बी माई ग्रॉस टर्नओवर फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। ग्रॉस उसका जो खर्चा वो मेरे को मिलेगा। 100 रुपए मेरा कोई मतलब नहीं है। एक करवाना होगा, चंडीगढ़ ITIT का डिसीजन है, उसने 175 करोड़ की रिलीफ ग्रांट की दी थी। मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। छत्तीसगढ़ रायपुर ITIT का भी डिसीजन है, वो 1 करोड़ समथिंग की ग्रॉस रिसीट कोई बहुत स्मॉल वेंडर के ऊपर आई थी, उसको भी उन्होंने रिडक्शन दे दिया। तो उसमें शायद 5 या 6 लाख रुपए टोटल उनका जो सर्विस कमीशन था, उसके बेसिस पे जो भी नेट टैक्सेबल होगी वही टैक्सेबल होगी। शायद यही आपका इशू है, मुझे लगता है। नहीं सर, उसमें उन्होंने जो क्वेरी हमसे की है वो ये की है स्कूटी केस में कि आप हमें लास्ट 3 इयर्स के बैलेंस शीट और सब दीजिए, वो आपको जबकि देगा 2 साल पहले वो हमारी स्कूटनी हो चुकी है। उसका ऑर्डर है मेरे। सर देखिए, स्कूटी अगर ऑर्डर हो चुका, उसकी कॉपी की ऑर्डर लगा दीजिएगा, उसमें आप नहीं दियोगे वही चीज अटैच कर दीजिए, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपके पास तो स्टैम्प एंड रजिस्टर भी मिल जाता है ना, उसकी कॉपी भी वो मिलती है, चाहे वो जमा नहीं, कर दिया जाता है। स्टाम्प वेंडर रजिस्टर तो चूंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जमा हो जाता है ना, क्या चीज? नहीं, अब उसकी लोगों कॉपी को रखिए अपने पास, कॉपी रखिए, या उसकी कॉपी मिल जाएगी, नहीं उसकी नहीं कॉपी। नहीं सर, इतना मोटा रजिस्टर हो तो उसकी कॉपी हो नहीं सकती सर। सैंपल वो तो सैंपल बेसिस पे दे दीजिए सर, उसमें बता दीजिए कि ये इतने पेजेस में नहीं होता, आप चाहें तो मजिस्ट्रेट के साथ वेरीफाई करा लीजिएगा। क्योंकि आजकल तो स्टैम्प पेपर शायद 100 रुपए से ऊपर NSDL के थ्रू ही मिलते हैं, ये टोटल 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 पोर्टल के थ्रू मिलते हैं, जिससे भी मिलते हैं सर। उसमें मेरे हिसाब से कोई मेजर इशू होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें हमें पता होता है किस क्लाइंट के लिए यूज उसमें हुआ है। उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि मोस्टली जो है लगभग हमारे करीब 15-16 करोड़ रुपए की हमने कैश हाँ कैश ठीक है सर, डिपॉजिट। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस ये प्रॉब्लम। वो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि मतलब डायरेक्ट कंड्यूट पेमेंट है कि 280 मतलब 269 में स्पेसिफाइड पेमेंट में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूँ, चंडीगढ़ ITIT में 175 करोड़ का एडिशन डिलीट हुआ है। अब मैं दोबारा से ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मैं मंडे या ट्यूसडे को अगर आप कहेंगे तो दोनों डिसीजंस में जो स्टैम्प वेटर के ऊपर में है, मैं वो, कर दूंगा। अंकित जी ने भी मेरे से शायद डिस्कस किया था इस इशू को 2 या 3 सेशन पहले, जी सर, जी सर मैंने किया था। है ना? मैंने शायद शेयर भी किए थे ना जी। हाँ जी, हाँ जी, शेयर। सर प्लीज अगेन शेयर कर दीजिए। मैं दोबारा शेयर कर दूंगा प्लीज सर। मंडे तो ट्यूसडे कर दूंगा सर, ट्यूसडे कर दूंगा, मैं ओके ट्यूसडे ऑफिस जाऊंगा, ट्यूसडे कर दूंगा सर। थैंक सर एक क्वेरी और है सर। प्लीज सर सर। अंकित जी, एक क्वेश्चन यहाँ पे जी चैट सर। बॉक्स में आया हुआ है। जी। पवन कुमार पाल साहब ने लिखा हुआ है कि इफ समवन हैज रिसीव्ड ग्रेच्युटी ऑन रिटायरमेंट आफ्टर 31st March 25 and leave encashment has been received before 31st March, then will the gratuity have to be shown in this year's return or not? सर देखिए, ग्रेच्युटी हुआ, जो भी लीव एनकेशमेंट हुआ, रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं, सबसे पहले हमें उसको देखना पड़ता है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से मिले हैं या जिन पे ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई होता है उसके ऊपर, थर्ड पार्टी, 3 कैटेगरी उन्होंने दे रखी है, उसके हिसाब से करना पड़ता है।
इनकम टैक्स रिटर्न में सैलरी के उसका पार्ट होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का होता है, उसमें उसको रिफ्लेक्ट करनी पड़ती है। अगर उसमें कोई सेक्शन की जो रिबेट मिलती है उसके हिसाब से जो एग्जम्पशंस मिलती है उसको क्लेम करना पड़ता है। सर उनका क्वेश्चन ये है इसमें कि मिले तो हैं वो अप्रैल में और मार्च में लीव एनकैशमेंट मिला है, तो ग्रेचुइटी को उसे शो करें या ना करें? उसमें भी कर सकते हैं तो उस रिटर्न में, क्योंकि वो मेरे हिसाब से जो ग्रेचुइटी का लेटर देता 31 मार्च को ही साइन कर दिया होगा उन्होंने, तो 31 मार्च की बेस पे भी आप दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि वो मेरे आजकल तो रिटर्न में ही वो डाल देते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। ये तो फॉर्म 60 में भी आता है। महाराजा शिवम शर्मा जी कह रहे मेरा एक क्वेश्चन है। महाराजा शिवम शर्मा। हेलो जी सर। जी महाराज जी। हेलो सभी सम्मानीय सर जी को मेरा प्रणाम। नमस्कार सर जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने एक आईटीआर फाइल किया था 24-25 असेसमेंट ईयर के लिए जी। तो जब रिटर्न फाइल किया तो उसमें अपने फॉर्म में ऑप्ट किया था मैंने कि इसको मैं न्यू टैक्स रिमेन में ले जाना चाहता हूँ। क्या न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं? जी। बिजनेस इनकम थी, नॉन बिजनेस इनकम थी? बिजनेस इनकम। सर जो 24-25 आया था, बिकॉज उससे पहले कोई भी चीज थी 24-25 में बाय डिफॉल्ट दे दिया गया था कि आप न्यू स्कीम में ही है। अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आपको 10IE फॉर्म है, 10IE फॉर्म भरना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप न्यू रिजीम में काउंट होते हैं। यस। तो सर मैंने एक्चुअली बाय डिफॉल्ट 10IE फाइल कर दिया था। तो आपने ऑप्ट आउट कर लिया आपने तो? हाँ ऑप्ट आउट कर लिया, बट सर नोटिस दिया है सर इनकम टैक्स ने कि डिमांड का के जो उन्होंने कैलकुलेशन की है वो ओल्ड टैक्स रिमेन में कैलकुलेशन करके नोटिस दे दिया। रिटर्न में आपने ओल्ड स्कीम काउंट करी है, रिटर्न में ओल्ड का ऑप्शन किया है? न्यू को रिटर्न में न्यू किया था और ऑप्ट आउट कर लिया आपने? जी वो मिस्टेक हो गई सर। तो सर इसका रिप्लाई मैं कैसे बनाऊं कि ये जैसे 10IE से मैंने ओल्ड ले लिया और जो फॉर्म भरा था वो पहले भर दिया था तो वो न्यू में चला गया था सर। आपके सर ओल्ड स्कीम ही आपकी ओल्ड स्कीम ही मानी जाएगी सर। ओल्ड स्कीम ही मानी जाएगी तो ओल्ड सर स्कीम इसका रिप्लाई मतलब आपके एडिशन जो हुआ मेरे हिसाब से 143 को 154 मूव कर दीजिएगा, जुडिशियल एओ को कर दीजिए, या सीपीसी को भी आप कर सकते हैं। सीपीसी तो बहुत ज्यादा सुनता नहीं है सर आजकल बट जुडिशियल एओ को कर दीजिएगा, हो जाएगा। नहीं होता आप 246 में अपील फाइल कर दीजिएगा, अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा है तो। थैंक यू सो मच सर। हेलो सर जी सर। इस केस में 264 में जा सकते हैं, इस केस में जो इसने बताया 264 सीपीसी की जो 143 की इंटीमेशन होते हैं उसके लिए वो ऑर्डर होता है। सीआईटी नॉर्मली पीसीआईटी मना करते हैं कि ये एक ऑर्डर नहीं है, इंटीमेशन है, बट बहुत सारे डिसीजंस है वो कहते हैं इसकी 143(1) इज एन ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ 264 सर, आप जा सकते हैं सर। बट मेरा कहना है कि पहले आप सबसे पहले आप 154 मूव कीजिए, आपको 264 जाने की जरूरत है, क्योंकि मिस्टेक अपफ्रंट फ्रॉम रिकॉर्डर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी फाइल्ड फॉर्म नंबर 10IE। तो ओल्ड में ही माना जाएगा इसका, तो ओल्ड में इन्होंने ओल्ड माना जाएगा ओल्ड में तो माना जाएगा, फिर तो ठीक है। 154 तो ये सर वो बिकॉज आई में फाइल 10IE तो वो ओल्ड ही माना जाएगा। ओल्ड ही माना जाएगा। रिटर्न सर जी रिटर्न जो न्यू में फाइल कर दिया इन केसेस में सर आपने देखा होगा नॉर्मली में जो मेरा साथ में वो 139 देके डिफेक्टिव रिटर्न बनाते हैं, उसको क्योर किया जाता है, बट आपके केस में पता नहीं कैसे नहीं हुआ। मेरे को लगता है 139(9) का नोटिस आया होगा, वो शायद इग्नोर हो गया होगा। नहीं सर उसका एक क्वेश्चन हमारा है सर। हेलो पहले एक मिनट रुकिए, पहले से इनका क्वेश्चन है, पहले से इनका आनंद वार्ष्णेय जी का बहुत देर से हैंड रेज है। आनंद जी अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। हेलो जी सर। सर एक मैं बात पूछता हूँ सर। प्लीज सर। नमस्कार। नमस्कार जी सर। सर ये छोटी सी मेरी क्वेरी है कि जो नया रिजीम में फॉर्म भरे जा रहे हैं ITR 1, उसमें क्या HRA की डिडक्शन है या नहीं? सर देखिए HRA की डिडक्शन आप न्यू रिजीम में आप लेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। अगर ओल्ड रिजीम में आप जाते हैं तो आपको HRA की डिडक्शन आपको मिल जाएगी सर। किसी कंडीशन में किसी सेक्शन में नहीं है ना? न्यू तो सिर्फ आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। इस न्यू रिजीम में केवल 2 ही डिडक्शन मिलेंगे सर आपको। अगर आपको न्यू रिजीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए वाला है, प्लस आपके पास दूसरा अगर एम्प्लॉयर का NPS वाला कंट्रीब्यूशन है तो वो आपको मिल जाएगा, और कोई भी नहीं है, 2 ही चीजें मिलेंगी सर। और ओल्ड रिजीम में तो जो मिलते हैं वो सभी मिलेंगे जो भी एलिजिबल है सर। ठीक सर, ठीक। प्लीज सर। हेलो सर। हेलो जी सर। ये जो अभी सर्कुलर आया सर 10 नंबर सर्कुलर 28/7 को, जो भी रिटर्न ने फाइल किया किस तरीके सीपीसी ने इनवैलिड कर दी वो आप वैलिड कर देंगे,
क्या जी वो सुमोटो करने का या हमें कुछ करना पड़ेगा नहीं उसमें? सर, मेरे को लगता है वो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, बट उसने दिया, बट मुझे लगता है वहां पे जाकर सुमोटो वो नहीं करेंगे सर कोई भी चीज। तो तो फिर उसमें मेरे क्या को देखना, करना? डिफेक्ट देखना पड़ेगा उसमें क्या उसमें यूटिलिटी आती है। मैंने हाँ अभी हाँ उसको एक्सरसाइज नहीं करा है, बट मुझे लगता है कि मैक्सिमम उसमें जो रहता था वो सिग्नेचर के कारण या डिलेट फाइलिंग, डिलेट ई वेरिफिकेशन के कारण होता था। वो एक हाँ हाँ। वो एक मेरे को लगता है ऑप्शन एक्सेप्ट देंगे, उसको हम एक्सरसाइज करना है। और सर्कुलर में तो ऐसा लिखा है वो खुद ही मतलब इसको प्रोसेस करेंगे। सर वो करते तो है नहीं सर, हाँ यही तो बात है है ना। ना। हाँ 87A हाँ पे भी लास्ट टाइम में भी हुआ था, सबको क्लेम करना पड़ा जनवरी में। जो चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट वाली हुई थी, बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन था, उसके बाद भी 87A को सबको रिवाइज ही करना पड़ा था रिटर्न। हाँ ये तो उन्होंने है। उसके लिए डेट एक्सटेंड करी थी सर। हाँ तो हाँ बट उसको चेक कर लेना चाहिए मेरे को लगता है, क्योंकि डिफेक्टिव रिटर्न्स के सभी क्लाइंट्स का एक बार, आजकल तो सब सॉफ्टवेयर करते हैं, वो इंपोर्ट करके दे देता है 139.9 का कौन से चीजें रह गई हैं या इनवैलिड रिटर्न है, उसको लेके एक्सरसाइज कर दिया जाएगा। ऑप्शन होगा दोबारा से उसमें कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइम का कंस्ट्रेंट होता था। अब वो टाइम कंस्ट्रेंट विड्रॉ हो जाएगा सर, तो वो यूटिलिटी में हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, तो उसके थ्रू किया जा सकता है सर। सर एक मेरे कैपिटल गेन का छोटी सी क्वेरी है। बताइए सर प्लीज। तो एक प्लॉट हमने चंडीगढ़ में खरीदा, उसका हमने 50 लाख उसको दे दिया गवर्नमेंट को, पूरा जो उसका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। तो ऑप्शन कोई हुआ था, ऑप्शन हुआ था, ऑप्शन हुआ था। ऑक्शन हुआ था, ऑक्शन का जी तो थोड़ा बहुत उसके साथ डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट में केस चला। लेकिन उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 1,92,00,000 थी। तो हमने दिया था 50 लाख सिर्फ। हाँ हेलो। जी जी जी। तो अब हम उसको, अब लेटर ऑफ इंटेंट उसका हो गया, क्लियर हो गया। तो हाँ। हमने सिर्फ उसका 50 लाख ही पे किया हुआ है। लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,92,000 थी उसकी। तो हम उसको सेल करना चाहते हैं उसकी। हेलो, आवाज आ जी रही है सर, सर? जी इंटरनेट आ चेक रही है कर सर, रहा आ रही है सर। आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट उसके। ऑफ, आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो रहेगी केवल 50 लाख ही रुपए मिलेगी, क्योंकि वो आपको अलॉटमेंट हुआ है सर। उसमें केवल आपके राइट्स हैं सर, आपके नाम से अभी कन्वेंस डीड नहीं बनी है, तो आपके पास एब्सोल्यूट ऑनरशिप उसके पास नहीं है। फर्स्ट नहीं, सेकंडली कॉस्ट आपको ऑफ जो एक्विजिशन उसके मैं 50 लाख लूंगा या 50 1,92,00,000 लूंगा सर? 50 लाख सर, 50 लाख सर। तो कवर गवर्नमेंट रेट तो उस रेट को 1,92,00,000 का उसका। सर अगर मैं एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर जाता हूँ, जो मैंने एक्चुअल पे करी है वही मेरी कॉस्ट होती है सर। मैं एक बड़ा सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कोई बिल्डर्स के यहाँ बुकिंग करी जिसका 10 करोड़ रुपए एक फ्लैट की बुकिंग थी। एक्चुअली देयर वाज अ रीजनेबल कॉज, आई कुड नॉट पे द अमाउंट, Sir, क्योंकि the कोर्ट में question is, it is not the question of the reasonable cause or the sufficient. The question is, what is the actual cost to you? तो It वो is तो not the सेक्शन question तो you ऐसे are ही not कहते हैं ना, getting. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो गवर्नमेंट रेट है जो वही आप लोगे ना उसकी नहीं, एक्विजिशन। वो तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो सर उस समय लिया हुआ जब मैं हेलो। 50, वो तो उस समय लिया हुआ जहाँ मेरा 50 सी लगता है। उस केस में मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा ठीक माना जाता है। अगर मेरा एक्चुअल कॉस्ट जो मैंने लिया है, जिसको मेरा ऑप्शन पे हुआ है या परचेज पे हुआ है, और जो मैंने केवल उसमें कोई पार्ट पेमेंट किया है, तो मुझे केवल पार्ट पेमेंट के ऊपर ही मुझे उसका मेरे को वो मिलेगा सर। वो तो मैं कैपिटल गेन क्लेम नहीं कर सकता ना सर। मैं बात तो ठीक जो है मेरी आपकी। कॉस्ट हुई नहीं है, केवल मेरे टोटल ठीक है सर, कॉस्ट ही समझ उसको गया समझ कहते हैं। गया। जी सर। जी सर, मुझे लगता है मेन स्पीकर सर का टाइम हो सर गया एक है। क्वेश्चन हमारा था। आज बताइए सर। जी सर, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर सर मुझे हेलो आवश्यकता पूछी, मैं तो सर हमेशा ही बैठा रहता हूँ। सर। हमने एक जमीन बेची थी, अपनी एग्रीकल्चर लैंड है, 1,10,00,000 की। हाँ, तो अब उसमें से कैश में निकाला हमने 50 लाख, तो उस पर हमारा टीडीएस कट गया। तो नरेश अब जी, जब रिटर्न भरेंगे हम, तो उस 1,10,00,000 को कहाँ हम दिखाएं? वो एग्रीकल्चर है फुल्ली। सर आपका जो प्रश्न का जवाब है सेक्शन 10 में वो exempted बैंक है। लेक्चर के बाद दिया जाएगा सर। एक मिनट नरेश जी, सेक्शन 10 में एग्जेम्प्टेड है वो इनकम आपकी। क्या उसकी नहीं, एग्जम्प्टेड तो है सर। वो हमें एग्रीकल्चर कहीं दिखाने की जरूरत है? ग्रास रिसिप्ट 1,10,00,000। कहीं नहीं, वो खाली सेक्शन 10 में आ जाएगा। सेक्शन 10 सर जो आप बात कर रहे हैं वो सेक्शन 214 को अगर देखेंगे, 214 में वो कैपिटल एसेट्स ही नहीं है, जी जी सर, है कैपिटल ना। एसेट्स तो तो नहीं है। तो वो जी, कैपिटल मेरी रिसीट्स आएगी, पहले कहीं रिफ्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है सर। सजनी पहले जरूरत आप नहीं है। नहीं, आप एग्रीकल्चर लैंड की बात थैंक करो, यू। देखो कि वो उसकी लोकेशन क्या है, नगर पालिका से कितनी दूर है नहीं, वो देख ली सर, 12 किलोमीटर है। ठीक है, फिर बच गए आप, फिर कुछ नहीं। चलिए ठीक है जी 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 जी। सर, विकास जी को बुला लीजिए, आ गए हैं। विकास सर आगे, विकास सर को वेलकम सर। अजय सर का आज का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के स्पीकर आज वक्ता पधार चुके हैं, विकास जैन सर। विकास चंद्र जैन सर के सुप्रीम कोर्ट से समय हैं। के बाद आप सब अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं सर को दोबारा बुला लेंगे। सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर, विकास सर आ रही है सर आवाज आ रही है। हाँ, 1 मिनट दीजिए, मेरे को एक वीसी शेयर करना है, वो पीपीटी शेयर करना है आप लोगों के साथ। जिनके क्वेश्चन रह गए हैं, जिनके क्वेश्चन इनकम टैक्स संबंधित रह गए हैं, वो
विकास सर के जो लेक्चर होगा उसके उपरांत अजय सर को हम दोबारा बुलाएंगे, तो आप अपने क्वेश्चन से पूछ लीजिएगा। अभी आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा सारे क्वेश्चन, और हम विकास सर के जैसे ही लेक्चर खत्म होगा उसके तुरंत बाद आपको हम शैलेश मौका जी देंगे अजय सर से। शैलेश जी, आप मेरे को बता दें, मैं दोबारा से ज्वाइन कर लूँ प्लीज? अब काम क्या है तो थोड़ा काम कर लूँ। आप अपना काम कर लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सर। ठीक है, 6:30 तक आप फ्री हैं फिलहाल में। सर एक आपको सबको पीपीटी दिख रही है, एक पावर पॉइंट? आगे सर। कल को मेरी आवाज में थोड़ा किसी तक ना पहुंच पाए, नहीं एक सर, पावर आवाज भी आ रही है सर, पॉइंट। अच्छी आवाज भी ठीक आ रही है। हाँ, पहले पावर पॉइंट सर, शेयर सर, किया है। सर आपका स्टार्ट करने से पहले सर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सर 1 मिनट पहले आपका सर इंट्रोडक्शन करा दें। जी सर। आपसे लोग आज नए आए हैं सर आपके इनकम टैक्स के चक्कर में, तो मैं आज आपका सर स्वागत करते हुए रिक्वेस्ट करूंगा शैलेश विश्वकर्मा जी से, छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं, कि पहले आपका परिचय दे दें सब लोगों को। उसके बाद सर आपसे फिर हम प्रार्थना करेंगे कि आप अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। सभी को नमस्कार, मैं शैलेश विश्वकर्मा छतरपुर मध्य प्रदेश से। आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री विकास जी का मैं परिचय आपके सामने रख रहा हूँ। आज उन्होंने एक बहुत संवेदनशील विषय को छुआ है, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। तो अभी आप देखेंगे कि इसमें हमने क्या गलतियां किया, क्या क्या कैसे करना चाहिए, वो आपको उसके बारे में बताएंगे। उसके पहले उनका परिचय आपके सामने रखता हूँ। आप 2011 से विधि स्नातक हैं। आपने सिविल कानून, वाणिज्य कानून और कराधान कानून के क्षेत्र में अच्छा खासा आपके पास अनुभव है। आप नई दिल्ली की प्रसिद्ध लॉ फर्म कपूर लॉ एसोसिएट, जो जिसके संचालक सहिल कपूर पूर्व ITAT सदस्य थे, इनके साथ आपने 5 वर्ष तक काम किया एज ए सहायक। उसके बाद आपकी जो शैक्षिक योग्यता है, आपने MT लॉ स्कूल नई दिल्ली से BA LLB की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद व्यवसाय कानून में आपने स्नातकोत्तर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर से आपने अपना डिग्री प्राप्त करी। उसके बाद आपने ऑल इंडिया बार की परीक्षा 2011 में उत्तीर्ण करी। 2020 में आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी सुप्रीम कोर्ट में आप वकालत करने के लिए योग्य हुए। इसके अलावा आप मुख्य रूप से जो आप कानून का क्षेत्र देखते हैं वो आप देखते हैं सिविल कानून, वाणिज्य कानून, कराधान मामले और बैंकिंग मामले आप मुख्य रूप से देखते हैं। आपके मुख्य रूप से कराधान कानून में आपके पास विशिष्ट अनुभव है। जो कर के मुकदमे होते हैं, जैसे घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय कर, उसका आपको काम करने का आपके पास 15 वर्षों का अनुभव है। इसके अलावा आप सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जैसे बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, नैनीताल और कलकत्ता में आप काम कर चुके हैं। और जो अपीली अधिकरण है, आयकर अपीली अधिकरण, वहाँ पे आप दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, मुंबई और हैदराबाद में आप काम कर चुके हैं। इसके अलावा आप मुख्य रूप से अपीलीय क्षेत्राधिकार अरे कहीं तो कार्य को देखते हैं। पैसे दिला देती जाना जे पैसे ले लेती। सर प्लीज अपना माइक म्यूट करिए। पैसे आपके जो मुख्य ग्राहक हैं वो वोडाफोन SR, नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नेटकॉल नेटवर्क्स, कोहिनूर फूड लिमिटेड, दावत राइस ग्रुप, हेल्को ग्रुप, कारगिल ग्लोबल ट्रेडिंग, KT केरनी, MDRL ग्रुप ऑफ कंपनीज, MBD ग्रुप ऑफ कंपनी और ATJ एजुकेशन सोसाइटी। ये तो आपका परिचय था। आप अब आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपना उद्बोधन शुरू करेंगे। वैसे भी हमने आपके हिस्से के 8 मिनट ले लिए हैं, तो मेरा निवेदन है कि अपना कार सीधा से अपना उद्बोधन आरंभ करें और हम लोगों को आज पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशन संबंधित में ज्ञानवर्धन करें। जी सर। सर आप लोगों का धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया और काफी आपने विश्लेषण में मेरा इंट्रोडक्शन दिया। आज हम एक पॉलिटिकल डोनेशन, ये मुझे हर्ष जी ने कॉल किया था और उन्होंने बोला था कि ना भाई आप अपने तरफ से टॉपिक चुनिए। तो मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है, ये एक ऐसा इशू है कि ना भाई हम पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देते हैं और रोजमर्रा में देखते हैं कि हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारी क्लाइंट्स जो होते हैं हमें कहते हैं कि ना भाई जो हमने डोनेशन दिया वो रिसिप्ट ले आते हैं और रिसिप्ट के बेसिस पे हमें क्लेम करने के लिए कहते हैं। और अगर हम ध्यान देंगे कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर 10 लाख का भी हमारा क्लाइंट कहेगा कि हमने डोनेशन दिया तो 10 लाख का 10 लाख का डिडक्शन भी मिल जाता है।
पर अगर उसका इम्पैक्ट गलत हो जाए, वो डोनेशन जो हम दे रहे हैं वो डिसअलाउ हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट बहुत हैवी पड़ता है हमारे ऊपर। उसकी एडिशन, उसकी टैक्स लायबिलिटी, उसकी पेनल्टी, उसका प्रोसिक्यूशन, हमें काफ़ी हमारे क्लाइंट को फेस करना पड़ता है। तो मैं इस प्रेजेंटेशन में आपको ये बताऊंगा कि ना भाई, पॉलिटिकल डोनेशन इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव में हमारे क्लाइंट को क्या क्या ध्यान देना चाहिए, और जब हम अपने क्लाइंट से इनकम टैक्स रिटर्न भरवा रहे हो तो हम कौन कौन से कागज एक्स्ट्रा मंगवा सकते हैं, जिससे अगर उसको पहले से ही हम आगाह कर सकें कि आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप ये चीज़ें आपके पास नहीं है। तो पहले मैं शुरू करता हूँ कि आज ये केस इसलिए शुरू हुआ कि 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ओवर इंडिया आइडेंटिफाई हुई, जिन्होंने 10,000 करोड़ के आसपास लोगों को फेक रिसिप्ट दी थी, और उनके ऑर्डर्स भी निकले ऑल ओवर इंडिया। सबसे ज्यादा लीड इसमें लिया था इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल अहमदाबाद ने, जिन्होंने 4 जजमेंट पास की थी लगातार, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज ने अक्रॉस द कंट्री कई लोगों को फेक रिसिप्ट दे दी थी, ना वो रजिस्टर्ड थी। अगर उनमें से कोई रजिस्टर्ड भी थी तो वो 133(6) का एक नोटिस आता है जिसमें इंक्वायरी करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उन पॉलिटिकल पार्टी से वो रिस्पॉन्स ही नहीं देते थे, उनका मेल करते थे तो बाउंस बैक कर जाते थे, और जब पार्टी से उनका रिप्लाई मांगते थे वो भी जवाब नहीं दे पाती थी पार्टीज। पार्टीज बस रिसिप्ट दिखाती थी, कहती थी कि हमने 1 लाख दिया था, इन्होंने हमें पूछा था, हमने 1 लाख रुपए डोनेट, हमने 1 लाख का रिसिप्ट है हमारे पास, उनका रिसिप्ट के अलावा कुछ नहीं होता था। और ऐसे केसेस में रिसिप्ट इज नॉट द ओनली थिंग, वी हैव टू टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। तो मैं आपको पहले 80GGC एक प्रोविजन है जिसके अंदर ये डिडक्शन मिलता है, तो 80GGC एक बार पढ़वाना चाहता हूँ। पढ़ तो आप लोगों ने रखा ही होगा, पर मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए एक बार पढ़ लेता हूँ कि 80GGC कहता है कि ना भाई, अगर आपको टोटल इनकम असेसी की कंप्यूट करनी है तो असेसी ने उस साल कोई भी पर्सन हो, उसने अगर उस साल कंट्रीब्यूशन दिया है पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट है। बस एग्जेम्प्ट जो नहीं होगा वो होगा जो कैश में दिया पेमेंट। तो अगर हमने बैंकिंग चैनल से कोई भी अमाउंट, चाहे 1 लाख हो, 1,000 हो, 1 करोड़ हो, वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट है। अब ऐसे केसेस ध्यान में आए कि 1 करोड़ किसी के पास 1 करोड़ ने 1 करोड़ किसी ने पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया और पूरा का पूरा 1 करोड़ एग्जेम्प्ट क्लेम कर लिया, पर जब वो पॉलिटिकल पार्टी से इंक्वायरी करी गई, इंक्वायरी 133 सबसेक्शन 6 के अंदर, तो कोई जवाब ही नहीं आया उस पॉलिटिकल पार्टी से। जब असेसी से कहा तो असेसी से रिसिप्ट के अलावा कुछ और नहीं ला पाया। मैं वो केसेस के बारे में बाद में बताऊंगा। तो 80GGC के अंदर ध्यान देने वाली 80GGB जो है वो कंपनी के केस में लगता है, 80GGC इंडिविजुअल के केस में लगता है। अब इसमें ये देख सकते हैं कि ना भाई, अगर पार्टी ने कैश में पेमेंट किया है तो कैश आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग चैनल पे मिलेगा एग्जेम्पशन। और इसका जो आपने नोट कर लीजिए, 80GGB कंपनी के केस में, 80GGC इंडिविजुअल के केस में। अब जो हमें ध्यान देने वाली बात होती है, जो अगर हमारा क्लाइंट हमारे सामने ऐसी रिसिप्ट लेकर आता है तो हमें कौन सा देखना चाहिए प्रोविजन, सेक्शन 13A, क्योंकि 13A के अंदर पैरामीटर्स दे रखे हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जेम्पशन मिलेगी। हालांकि वो सेक्शन 13A जो है वो इन रिस्पेक्ट टू इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, पर पॉलिटिकल पार्टीज को कब एग्जेम्पशन मिलेगी वो उसमें कंडीशन लेट डाउन है। तो अगर हम रिवर्स देखें तो अगर असेसी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को भी एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को 13A के अंदर लिखा है उनको पेमेंट करता है, उनको डोनेट करता है। तो अगर सेक्शन 13A का प्रोवाइजो देखें तो प्रोवाइजो में कंडीशंस ये लिखी हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती हो। तो मुझे लगता है कि ना भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट तो खैर देखना मुश्किल है, पर अगर हम ये देख लें कि वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कराती है नहीं कराती। दूसरी चीज वो है कि ना भाई, अगर वो 20,000 से ज्यादा हम पेमेंट करते हैं तो 20,000 से ज्यादा का पेमेंट कर वो रिकॉर्ड रखते हो, रजिस्टर रखते हो, और उसके अंदर नेम और एड्रेस आपका नोट करा जा रहा हो। अगर बाई चांस हम 2 लाख का पेमेंट देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो आपका नाम और पता वो एक अपना रजिस्टर के अंदर मेंटेन करते हैं। चौथा जो है
वो ये है कि न भाई अगर आप 2000 से ज्यादा का अमाउंट पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं तो आप ये इंश्योर करिए कि वो आपसे बैंकिंग चैनल के थ्रू ही ले रहे हो, कैश के थ्रू नहीं ले रहे हो। अगर वो बैंकिंग चैनल से नहीं ले रहे हैं तो प्रोबेबली ना ही वो बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और ना ही वो रिकॉर्ड पे जा रहा है, ना ही वो आपका रजिस्टर में एंट्री कर रही है। तो ये 4 चीजें आपको देखना है और ये मैंने अपने पावर पॉइंट में लिख भी रखा है। दी पॉलिटिकल पार्टी शैल मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, और जो अगर वो 20,000 से ज्यादा का पेमेंट ले रहे हैं तो वो नेम और एड्रेस के साथ रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। तीसरा, वो अकाउंटेंट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवा रहे हैं। चौथा, अगर वो 2000 से ज्यादा ले रहे हैं तो वो उसको बैंकिंग चैनल के थ्रू ले रहे हैं। अच्छा, 5वां जो पॉइंट है वो उसके सेकंड प्रोवाइजो में है, जिसमें लिखा है कि ना भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जहां पर भी ये एग्जेम्पशन क्लेम करती है तो उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक नया एक्ट है, वो पुराना एक्ट है जो इनकम टैक्स एक्ट से अलग एक्ट है, पर उसके अंदर उनको इलेक्शन कमीशन में फाइनेंशियल रिपोर्ट भरनी पड़ती है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी फाइनेंशियल रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को अपनी रेगुलर भरती हो। मैं मानता हूं कि छोटे छोटे एसएससी के लिए तो पॉसिबल नहीं है जो 10,000 5,000 का एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा है, पर अगर कोई पार्टी आती है जो 10 लाख 5 लाख 2 लाख ऐसी पार्टी है, तो अगर हम उनको ये एक्शन लेने के लिए कहें कि एक बार ये वेरीफाई करा ले, तो इनकम टैक्स के आजकल जो नोटिस आ रहे हैं उनको हमें मीट करना आसान रहेगा। छठा ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर सेक्शन 29A के अंदर रजिस्टर्ड पार्टी होनी चाहिए। हम बड़ा आसान है, अगर आप ऑनलाइन भी देखते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन का हमें पता चल जाता है वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो ये 6 चीजें हैं। अगर हमारा क्लाइंट, इसमें से मैं मानता हूँ 6 में से 3 चीजें तो आजकल इलेक्शन कमीशन के ऑनलाइन वेबसाइट में भी अवेलेबल होती हैं डिटेल, जैसे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, वो पॉलिटिकल पार्टी ने ऑडिट कराती है नहीं कराती, ऑडिट कराती है तो डेफिनेटली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगी, जैसे पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर सब फाइल किया है नहीं किया उसने इलेक्शन कमीशन को। ये 3-4 चीजें अगर हम वेरीफाई कर लें तो मैं मानता हूँ मोटा मोटी वो पार्टी जेन्युइन, पॉलिटिकल पार्टी जेन्युइन होगी। और अगर ऐसे केसेस में उनके पास नोटिस 133(6) के नोटिस पहुंचते हैं इंक्वायरी के, तो रिप्लाई भी नहीं होते, तो एटलीस्ट हम अपने एंड से, सीए एंड से, एडवोकेट एंड से, अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन से भी एविडेंस मंगवा सकते हैं, या फिर इलेक्शन कमीशन से भी सर्टिफाइड कॉपी लेकर फाइल कर सकते हैं, कम से कम अपना क्लाइंट बचा के रख सकते हैं। तो ये एक, अब हम दूसरी चीज में एक और प्रोविजन है इलेक्टोरल ट्रस्ट का, ये सेक्शन 13B है। इलेक्टोरल ट्रस्ट एक कंपनी होती है जो बहुत पुराना ये लॉ है 13B में। जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है वैसे इलेक्टोरल ट्रस्ट होता है। कई लोग पॉलिटिकल पार्टी को ना देकर इलेक्टोरल ट्रस्ट को कंट्रीब्यूशन डोनेशन देते हैं, वो भी एग्जेम्प्ट होता है 80GG में, और ये भी होता है। तो 13B में हमें इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या करता है, इलेक्टोरल ट्रस्ट वो कंपनी आगे पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है। तो यहाँ पर हमें इंश्योर ये करना है कि जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है वो 95% जो पेमेंट है वो आगे पे कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे उसने अगर 1 करोड़, इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 1 करोड़ रिसीव किया, तो हमें इंश्योर करना 95 लाख वो उस साल पॉलिटिकल पार्टीज को फर्दर डोनेट कर चुका हो, ताकि हमारा क्लाइंट ट्रबल में ना आए। अगली स्लाइड पे आते हैं। अब जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कुछ केसेस हमारे सामने आए जिसकी वजह से ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट हो गया, और इकोनॉमिक टाइम्स का भी आर्टिकल आया था, जिस वजह से ये बहुत इशू सामने आया कि ना भाई, जैसे इस केस में पर्टिकुलरली 2 पार्टीज निकली हैं, एक किसान पार्टी ऑफ इंडिया और दूसरी जो पार्टी है एक राष्ट्रीय करके नाम है उसका, एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ। किसान पार्टी और राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी, ये 2 पार्टीज हैं जिनके केसेस सामने आए कि वो पूरे ऑल ओवर इंडिया ये फ्रॉड चला रहे थे। तो मैं आपको एक रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूँ। वो रिपोर्ट, अगर एक जजमेंट शेयर करना नीलेश, वो रिपोर्ट पढ़ना मुझे एक बार, वो जो जजमेंट था मैं आपके सामने वो एक बार रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूँ, ताकि आपको इस सिचुएशन की ग्रेविटी का अंदाजा हो जाए। अंदाजा तो सबको ही होगा, मैं देख रहा था कि काफी लोग इस प्रेजेंटेशन का वेट कर रहे थे। हाँ, एक मेरे सामने जजमेंट है, मैं आपको वो जजमेंट पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि, और वो हम साथ साथ पढ़ें ताकि हमें पता रहे कि क्यों ये केस सबसे ज्यादा ये हमारे सारे चार्टेड अकाउंटेंट भाई और एडवोकेट भाइयों के सामने प्रॉब्लम आ सकती है। इससे आप लोग जजमेंट देख रहे हैं, आ गई स्क्रीन पे? जी सर, आ गई। थैंक यू।
तो आप जैसे देख सकते हैं ये फेसलेस अपील है और ये पवन कुमार एम संघवी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। नहीं ये सौरभ प्रवीण भाई पटेल वर्सेस न्यू दिल्ली। एक बार देखेंगे, ऊपर टॉपिक करेंगे सर। ये तो इसकी आ रही है स्लाइड, तो पवन सेंथिल कुमार वाली स्लाइड चल रही है, ऐसा आई हुई है। पवन कुमार एम सिंह एक सेकंड ले लेता हूँ मैं आपका, मेरे को एक बार ये जजमेंट आपको पढ़ाना है। ये वडोदरा की है, अहमदाबाद की है। नहीं जो अब स्लाइड आपकी दिखाई दे रही है सर, वो तो वडोदरा की स्लाइड आ रही है। एक बार देखना, वो पुरानी वाली क्लोज कर दो ना, स्टॉप शेयर करके नया वाला शेयर कर दो। अब आ जाएगी, वो ये वाली थी ना। अब आ रही है आपके पास सामने जजमेंट। सौरभ प्रवीण भाई पटेल वर्सेस EU न्यू दिल्ली। TR सेंथिल कुमार जुडिशियल मेंबर है, उन्होंने दिया है। प्रवीण भाई पटेल एंड ब्रजेश प्रवीण भाई पटेल AOP, ये आ गए सर। बिल्कुल सर। तो असेसमेंट ईयर 2021 का केस है, आप देख सकते हैं ITAT अहमदाबाद बेंच का है। तो मैं हाईलाइट भी करता चला जाऊंगा, नीलेश में देते हैं, बहुत रेलेवेंट है। ये देखिए 143.3 में स्क्रूटिनी, नॉर्मल स्क्रूटिनी हुई थी 143.3 में। अब ये देखिए एसएससी एक AOP था, रियल एस्टेट में बिजनेस करता था, रेंटिंग इनकम थी। अब उसने पूरे साल में अपनी जो इनकम टैक्स डिक्लेयर करी थी 25 लाख की करी थी। अब उसने जो डिडक्शन डोनेशन क्लेम के नाम पे डिडक्शन क्लेम करी थी 80 GGC के अंदर करी थी और 80 G में करी थी। जेन्युइननेस वेरीफाई करने के लिए 133(6) का नोटिस जो मैंने हाईलाइट किया देख सकते हैं आप, 133(6) का नोटिस दिया था। और ये दो पार्टी थी, किसान पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी। अब उनको दिया और यहाँ पर लिखा है कि ना भाई वो बाउंस बैक कर गया, द सेम वर बाउंस्ड, मतलब मेल भेजा कि आप इसका रिप्लाई दीजिए उन पार्टीज को, और वो बाउंस कर गया। अब शो कॉज किया असेसी को कि ना भाई आप डिडक्शन जस्टिफाई करिए, असेसी भी कुछ सामने नहीं आया। अब AO ने जो वेरिफिकेशन करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आर्टिकल जो था टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स का वो था और गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी, जिसमें लिखा है कि 3 पार्टीज पूरे साल में 1000 करोड़ से ज्यादा का पॉलिटिकल डोनेशन रेज कर चुकी है। और ये बहुत अननोन पार्टीज हैं 3, इन्होंने इलेक्शन डोनेशन रेज किया है और वापस राउंड ट्रिपिंग करके उन्हीं डोनर्स को जिसने एग्जेम्पशन क्लेम किया है उन्हीं को ही वापस लौटा दिया पैसा, जैसे हमारे एकोमोडेशन एंट्री में एलिगेशन होता है सेम टू सेम। अब तीसरा एलिगेशन ये है कि जो कंट्रीब्यूशन आए इन पॉलिटिकल पार्टी से वो ये अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। तो अगर मैंने आपको शुरुआत में बोला था ना कि जो हमारे को देखने वाली बात होती है कि वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो ये ही यहाँ पर था कि ना भाई, और ये बड़ा सिंपल है, आप वेबसाइट में जाइए वो पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी रजिस्टर्ड है कौन सी नहीं है, वो ऑनलाइन डिटेल अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपने क्लाइंट को या खुद को भागने की कहीं जरूरत है, हमें जब वेबसाइट में अपने किसी भी बंधु से दिखवा सकते हैं और ये चीज हमें मिल सकती है। अब यहाँ पर एलिगेशन ये आ रहा है कि ना भाई हैवी राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ, वैसे समझाने वाली बात नहीं है पर फिर भी कंप्लीशन के लिए मैं बता देता हूँ कि 30% अगर मेरे को नॉर्मल टैक्स पड़ेगा 1 करोड़ पे, मेरा 1 करोड़ की इनकम हुई, मैंने पॉलिटिकल पार्टी को यूज किया और उससे वापस कैश ले लिया, टैक्स बच गया मेरा 5%, उसने रख लिया 25% मेरा टैक्स बच गया। तो ऐसे कई केसेस में राउंड ट्रिपिंग हुई है और वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं थी, मेरे क्लाइंट के पास इस केस में सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट थी। तो ऐसे केसेस की इंक्वायरी खुली थी और इंक्वायरी खुलने के बाद आप देख सकते हैं कि ना वो 133(6) के स्क्रूटिनी नोटिस में वापस आ सके, ना वो आगे कहीं पे रिप्लाई करते। अब ये इसके बाद इन्होंने AO का पूरा फाइंडिंग रिकॉर्ड किया हुआ है ITAT ने, और आखिरी में ये अपील में भी गए हैं, अपील में भी इन्होंने कुछ भी सबमिट नहीं कर पाए हैं, और इन्होंने आखिरी में AO की फाइंडिंग लिखी है। The AO has clearly brought out the fact that bank account of the above political parties has been used by accommodation entry provider, where the donation received by checks were layered through various bank account and ultimately cash was returned back. जो मैं आपको कह रहा था कि कैश वापस आ जाता है जिसने पैसा दिया होता है, and the same is not disputed by the relevant authorities. And AO made detailed inquiry of RSP जो और मुकेश मेहता proprietor of 2 firms
एंड ही ट्रांसफर टू ये जो फॉर्म्स का नाम लिखा है, और उसके बाद असेसी की अपील डिसमिस कर दी। तो आप देख सकते हैं कि ना भाई मैंने एक छोटे केस से ही आपको एक्सप्लेन किया है कि 133(6) का ना वो रिप्लाई करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं होती, हमारे क्लाइंट के पास रिसिप्ट होती है, पर वो रिसिप्ट के अलावा कुछ और प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो अगर हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम जो मैंने शुरू में कंडीशंस बताई थी सेक्शन 13A की, उसका ध्यान रख सकते हैं। एक बार वापस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आता हूँ मैं। ये अब ऐसे ये 3-4 जजमेंट और है। मैं आपको सबको आपके ग्रुप में हर्षी को मैं ट्रांसफर कर दूंगा ये अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अलॉन्ग विद जजमेंट्स। तो अगर आगे किसी को देखना हो तो वो देख सकता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ना भाई ये मैंने 4 जजमेंट का कंपाइलेशन बनाया था। किसी केस में 263 रिवीजन हो गया, अब किसी केस में सेक्शन 68 हो गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा अगर जैसे हमारा क्लाइंट कॉम्प्लायंस नहीं करता और असेसमेंट में स्क्रूटिनी में उसका केस आता है, तो आप देखते हैं सेक्शन 68 के अंदर एडिशन होती है। सेक्शन 68 होता है कि अगर आपके अकाउंट में बैंक में क्रेडिट पड़ा है और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, अब आप कहेंगे कि ना भाई क्रेडिट तो दिया नहीं, यहाँ पे तो डोनेशन दिया है, तो वो ये करेगा कि ना भाई आपको सबसे पहले तो आपका डिसलाउंस करेगा 80GG में जो आपने क्लेम किया है, फिर आपका वो अनअकाउंटेड मनी के सेक्शन में ले जाएगा, सेक्शन 69A के अंदर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में। फिर वो आपको 115BBE की आपके पास टैक्स लायबिलिटी डाल देगा जिसमें आपको 66% का टैक्स लगता है। और उसके अंदर आपके क्लाइंट ने अगर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है तो लगभग आपके ऊपर 70 लाख का टैक्स पड़ेगा, और 270 कैपिटल ए के अंदर आपको 200% की पेनल्टी पड़ जाएगी ब्याज समेत। तो अगर हमने 1 करोड़ की डोनेशन दी हमारे क्लाइंट ने, तो अगर नॉन जस्टिफिकेशन के केस में लगभग हमारे क्लाइंट को 1.5 करोड़ का टैक्स लायबिलिटी भुगतनी पड़ेगी पेनल्टी मिलाकर। तो इसलिए ये बहुत क्रिटिकल है कि ना भाई हमारे ऐसे केसेस में हम अपने क्लाइंट को जो मैंने सेक्शन 13A के अंदर कॉम्प्लायंस कही है वो क्लाइंट करता रहे, क्योंकि ऐसे केसेस में नॉर्मली हमारे को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट नहीं आता, और बिना पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के ये डिडक्शन अलाउ भी नहीं होती, ये जो हमारी डिडक्शन है अलाउ नहीं होती। और मैंने आपको जैसे मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ले चलता हूँ। 143(2) का नोटिस आता है वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलिए आगे। हाँ, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस कि 144 की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होने के चांसेस बहुत हैं। 10,000 की पेनल्टी लगती है अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं करते सेक्शन 272 में, और 80GGC का डिसअलाउंस होगा, सेक्शन 68 का एडिशन होगा, और 115BBE जिसके अंदर 70% का हमारे ऊपर टैक्स रेट पड़ेगा, और कोई भी उस जो हमारी कोई इनकम ऐड होगी उसके अगेंस्ट हमें कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, पेनल्टी लगेगी 200% की 270A कैपिटल ए सेक्शन 9 के अंदर। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब भी आप अपने क्लाइंट आपके पास कोई रिसिप्ट लेकर आए तो सेक्शन 13 कैपिटल ए के अंदर जो 6 पैरामीटर्स लिखे हैं उन 6 पैरामीटर्स को देख लें, और उसके बाद उसको उसकी रिटर्न के अंदर वो एग्जेम्पशन क्लेम करें। ये बस ये मेरा प्रेजेंटेशन था। छोटा टॉपिक है पर बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है आज के दिन में। सर थोड़ा सा कुछ और इसमें सब ले ले सकते टॉपिक के साथ। जी सर। तो कुछ अगर सर इनकम टैक्स पे सर जैसे लोगों को जो रिटर्न जैसे आजकल आ रही हैं, क्या क्या सब तैयारी करनी चाहिए लोगों को देखने के लिए जी अपना जनरल विकास जी, शर्मा जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्कार, मैं आरडी काकरा बोल रहा हूँ कलकत्ता से। जी हाँ काकड़ा साहब, कलकत्ता साहब। हाँ वादा विकास जी। जी सर। सर ये आपका एडिशन हो जाता है इसके अंडर में, तो एडिशन हो जाने के बाद में वो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के विषय में भी थोड़ा बताएं कि कैसे वो छूट सकता है। देखिए अगर एडिशन बाय चांस हो गया है और एडिशन आपको कंफर्म लग रहा है तो 2-4 चीजें हम देख सकते हैं। सेक्शन 270A कैपिटल 9 के अंदर
तो दो चीजें एक नोट करने वाली है कि ना भाई आजकल डिपार्टमेंट एक दो गलतियां करता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि वो जब नोटिस पकड़ाता है तो नोटिस के अंदर बताता नहीं है कि किस सेक्शन के अंदर आपको चार्ज लगना है। जैसे मैंने आपको अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बताया था, सेक्शन 270 कैपिटल ए लगना है। अब 270 कैपिटल ए के अंदर सबसेक्शन 9 के अंदर करीबन 9 इंस्टेंसेस नोट हैं, 9 पंक्तियां हैं जिसके अंदर हमें पेनल्टी लगनी है। 9 चार्ज कहते हैं इसे। मैंने जितने भी केसेस में नोटिस देखे हैं, उस केसेस में किसी भी कोई भी चार्ज डिफाइन नहीं करता ईओ को, ना ईओ के पास टाइम होता, ना उसके स्टाफ के पास टाइम होता। मैंने खुद ने कई केसेस आईटीएटी में लड़े हैं, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, जिसके अंदर अगर वो चार्ज स्पेसिफाई नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टी छूट जाती है, अगर आपको अपने क्लाइंट को पेनल्टी से बचाना है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपका बोनाफाइडे होता है कि देखिए आपने डोनेशन ली तो आपने तो उसको ऑनेस्ट समझा, उसको पॉलिटिकल पार्टी को जेन्युइन समझा। आप अपनी दिखा सकते हैं कि आपने बैंकिंग चैनल से पेमेंट करी, पहला। दूसरा आपने रिसिप्ट ली, उससे कायदे की रिसिप्ट ली। तीसरा धोखा उसकी साइड से हुआ है, तो आपका क्लेम करते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं थी। आपकी तरफ से एविडेंस यही होंगे कि रिसिप्ट है, मैंने बैंकिंग चैनल से पेमेंट करी, मेरा खुद का जो पेमेंट का सोर्स है वो मैं खुद हूं। क्योंकि सबसे ज्यादा इसके अंदर एक पॉइंट ये आता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, राउंड ट्रिपिंग का एलिगेशन होता है। राउंड ट्रिपिंग का एलिगेशन ये होता है कि पैसा था किसी और का, मैं कॉन्ड्यूट हूं बीच में, और मैंने पॉलिटिकल पार्टी को दिया और पॉलिटिकल पार्टी ने उसको वापस दे दिया जिससे पैसा ओरिजिनली मिला था। तो अगर मैं ये बता दूं कि ना भाई 1 करोड़ रुपया मेरा खुद का बिजनेस का इनकम था, मेरा खुद का प्रॉपर्टी का इनकम था, जिससे मैंने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया, जहां से मतलब ये सोर्स कहते हैं हमें, सोर्स ऑफ इनकम, तो उससे भी बचा जा सकता है। अच्छा एक चीज मेरे यहाँ पे, सॉरी आपके क्वेश्चन से बाहर निकल रहा हूँ, आपका सर क्वेश्चन का आंसर हो गया या कुछ और भी बताना है? नहीं जी, नहीं विकास जी, बात ऐसी है, जी सर। यदि क्लाइंट परचेज पीस करने के लिए जितना टैक्स दे देता है, उस टैक्स देने के बाद में उसको पेनल्टी से छूट मिल जाएगी क्या? सर मैंने आपको बताया ना, पेनल्टी से छूट तो नहीं मिलेगी। देखिए आपको मैं बता दूं, वो पीस ऑफ माइंड के लिए, जैसे मेरे पास एक केस आया था, उसने क्लाइंट ने टैक्स पे कर दिया था। अब वो क्लाइंट को टैक्स पे करने के बाद एक बार नोटिस स्क्रूटिनी का आता है, तो असेसमेंट ऑर्डर मैंडेटरी होता है पास करना। असेसमेंट ऑर्डर तो चाहे 1 पेज का ही होगा ही होगा आपके ऊपर। अब वो क्या करता है कि उसके साथ पेनल्टी का नोटिस पकड़ा देता है। शुरू में तो बोलेगा कि पेनल्टी नहीं लगाऊंगा, मैं पेनल्टी नहीं लगाऊंगा, आप टैक्स पे कर दो। पर असेसमेंट ऑर्डर जैसे ही पास होगा, पेनल्टी का नोटिस वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते हैं आजकल ऑनलाइन। तो वो तो विकास जी, वो तो ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ कि आपकी पेनल्टी नहीं लगे, जी सर। उसके लिए प्रोविजन है एक्ट के अंदर में, आईटीओ बताएंगे नहीं आपको, और वो प्रोविजन है फॉर्म नंबर 68। आप 30 दिन की आपको टाइम मिलती है, 30 डेज की। सर एक बार मैं आपके सामने पढ़ के एक बार फॉर्म 68 ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि एक बार अगर आपका स्क्रूटिनी में पकड़ा गया केस, तो फॉर्म नहीं मैं आपको कहता हूँ कि आपके ऊपर में टैक्स लग गया, अब वो टैक्स जो है, आप 30 दिन की आपको मोहलत दी जाती है, आप पेमेंट कर दीजिए, आप वो टैक्स जमा दे दीजिए, और उसी 30 दिन के अंदर में आप फॉर्म नंबर 68 है वो जमा दे दीजिए जुडिशनल आईटीओ को, आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी। सर मैं एक बार ऑर्डर पास करेगा और ड्रॉप कर देगा। सर ये पेनल्टी का फॉर्म है, ये मैंने किया है एक केसेस में, और ये रिलीफ मिली है, फॉर्म नंबर 68। देखिए वी ऑल आर लर्निंग फॉर्म फ्रॉम नंबर ईच अदर। 68 देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। हम खुद सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, तो एक बार मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, ताकि अगर पढ़िए मत, फॉर्म नंबर 68 पहले देखिए। हाँ फॉर्म 68 देख चुका हूँ सर। फॉर्म 68 मुझे ले जा रहा है सेक्शन 270 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 पे। अब मैं सेक्शन सर 270 सबसेक्शन 2 खोल रहा हूँ सर। ये इम्यूनिटी फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी है सर। करेक्ट सर इसके अंदर आप जो कह रहे हैं कि नबे, अगर मैं एक सेकंड सर, सर देखिए सर, मैं जो रेलेवेंट बात है ना आपके लिए, प्लीज वो पढ़ देता हूँ, ताकि आप हमारे सब मेंबर्स के लिए बहुत जरूरी है। वही मेरा डाउट था, इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, आप इसकी बात कर रहे हैं ना सर? हाँ जी।
जी सर। सर इसके अंदर सबसेक्शन 3 है जो हमारे लिए सबके लिए रेलेवेंट है पढ़ना, और बहुत जरूरी है। द AO shall subject to fulfillment of the conditions specified in subsection 1 and after the expiry of period of filing the appeal grant immunity from imposition of penalty, जो आप कह रहे हैं सर, and initiation of proceeding under section 276C, जो आप कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी से मिल जाएगा। where the proceeding for penalty under section 270A has not been initiated under the circumstances referred to in subsection 9 of the said section 270A। तो सर मैं ये कह रहा हूं आपको कि जिन केसेस में 50% का क्लॉज है पेनल्टी का, इसमें क्लैरिटी के लिए बात बतानी जरूरी है। सेक्शन 270 सबसेक्शन कैपिटल A के अंदर दो तरीके की पेनल्टी होती है, एक होती है अंडर रिपोर्टिंग की और एक होती है मिस रिपोर्टिंग की। तो जो अंडर रिपोर्टिंग सबसेक्शन 6 के अंदर डिफाइंड है, उसमें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको सेक्शन 270 कैपिटल AA का बेनिफिट मिल जाएगा फॉर्म नंबर 68 फाइल करके, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर जो जी सर, जो दूसरा चार्ज है जिसके अंदर मिस रिपोर्टिंग है, मिस रिपोर्टिंग मतलब अगर आपका मिस रिपोर्टिंग, अगर मैं एक बार आपको सर वो पढ़ देता हूँ जिससे हमें पता चल जाए कि ना भाई हम मिस रिपोर्टिंग कितना ग्रीफ है। मिस रिपोर्टिंग इंस्टेंसेस है मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, फेलियर टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट सब्सटेंशिएटेड बाय एनी एविडेंस। तो आप सर ये देख रहे क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट सब्सटेंशिएटेड बाय एनी एविडेंस, जो मैं आपको बता रहा था ना सर कि ऐसे केसेस में मिस रिपोर्टिंग का एलिगेशन आता है हमारे ऊपर कि हमने मिस रिपोर्टिंग की है अपनी ITR में। जहां पर ये सबसेक्शन 9 लगा दिया उन्होंने, वहां पर मैं सेक्शन 270 कैपिटल AA दोनों का उसके अंदर नहीं ले सकता, और ये सबसेक्शन 3 के अंदर लिखा है। मतलब 50% तक वाले तक की पेनल्टी का तो मैं ले लूंगा टैक्स भर के और अपील फाइल ना करके और डिक्लेरेशन देकर एज पर फॉर्म 68, पर जहां पर उसने सबसेक्शन 9 का चार्ज लगा दिया जिसके अंदर मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। अगर सर देखेंगे सेक्शन जी सर, सेक्शन नहीं, आपके पास में कोई भी एविडेंस नहीं है तब असुविधा है। यदि आपके पास में प्रॉपर एविडेंस है, सब कुछ है, और उसके बाद में भी एडिशन हो जाता है, तो आप फॉर्म 68 दीजिए, आपको रिलीफ मिलेगी। बिल्कुल मिलेगा सर, पर उसके लिए ही मैं आपको कह रहा हूँ कि ना भाई हमारे पास जब क्लाइंट आए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, तो हम उस समय इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इस चीज का ध्यान रखें कि उसके पास एविडेंस हो। अगर उसके पास एविडेंस ही नहीं होगा, जैसे सर मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी अनरजिस्टर्ड निकल गई, हमने अपना हमारे क्लाइंट ने चेक ही नहीं किया कि वेबसाइट पे जाकर ये पॉलिटिकल पार्टी जिसको मैंने 1.5 करोड़ 1 लाख की डोनेशन दी है, ये पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड भी है या नहीं है, कोई ले गया उससे 1 लाख, वो आपके सामने रिसिप्ट लिया है, तो उसका एविडेंस क्या मायने रखेगा डिपार्टमेंट की नजर में। हमारे पास ऐसे एविडेंस होने चाहिए जो सेक्शन 13 कैपिटल A के पैरामीटर के अंदर चल जाए। मतलब मेरा सवाल है सर, हाँ जी, तो अगर सेक्शन 13 कैपिटल A का पैरामीटर हमारे क्लाइंट प्रूव कर पाएगा, तब हम ये जो चार्ज है इससे बाहर निकल पाएंगे 9 के वाले चार्ज से। और एक बार हम 9 के चार्ज से बाहर निकल गए तो तब भी अगर हमारे पर एडिशन हो गई, तो आप जो कह रहे हैं फॉर्म 68 भरकर हम अपने को पेनल्टी से मुक्त कर सकते हैं और प्रोसिक्यूशन से मुक्त कर सकते हैं। पर अगर एकदम सर ये मतलब एक एविडेंस के ऊपर चला जाएगा केस। हाँ जी, कि एविडेंस किस तरीके का है हमारे क्लाइंट के पास। थैंक यू जी सर। सर इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि ना भाई अभी पीछे जब मैंने केस लड़ा था, जहां पर क्वेश्चनर में लिखा था, जब मेरे क्लाइंट के पास सारे एविडेंस थे, क्वेश्चनर में ये लिखा था कि सोर्स प्रूव करो, सॉरी आपने पैसा क्यों दिया पॉलिटिकल पार्टी की ये बताओ। मेरे क्लाइंट ने पॉलिटिकल पार्टी को पैसा ये दिया था, कोई ठेका दिलवाना था उसे कोई बिजनेस चाहिए था, उसने जेन्युइन एक्सपेंडिचर था, पॉलिटिकल पार्टी ने भी कंफर्म कर दिया था, सेक्शन 13A कैपिटल A का पैरामीटर था। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि ना भाई उस केसेस में हमें कुछ भी प्रूव नहीं करने की जरूरत है, हमें ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमने पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपेंडिचर क्यों किया था, हम उसको लिख कर दे सकते हैं कि हमें ये प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आज की डेट में हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन वही देता है जिसको कुछ फेवर्स चाहिए होते हैं। 90% जब भी इच्छा है डोनेशन देने तक भी इच्छा है, तभी कोई जरूरी थोड़ी है सर। 90% केसेस में नॉर्मली क्विड प्रो के होते हैं, जैसे आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में देखा होगा, जो 17,000 करोड़ पूरे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज को मिले थे जी, जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज को मिले थे,
तो आपने, जब मैंने देखा था करीबन 40-50 पार्टी 100 पार्टियां थी, 100 कंपनियां थी, वही रिपीट हो रही थी बार बार। तो आप देखेंगे 100 पार्टीज का कहीं ना किसी के ईडी रेड पड़ी हुई थी, किसी के कुछ ऑनलाइन बेटिंग का था, कोई कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व था, जैसे मैंने अभी एक जजमेंट पढ़वाया वो रियल एस्टेट में इन्वॉल्व था। 99% केसेस ऐसे ही होते हैं कि कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा होता है उन्हें, और वो उसकी वजह से ही इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। तो मैं उस आपके एसएससी के फेवर में ही बोल रहा हूँ कि आपके एसएससी को उस ट्रांजैक्शन के पीछे का मोटिव एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन 13A और सेक्शन 80G का ये बिल्कुल नहीं स्पेसिफाई करता कि ना भाई व्हाई दोस डोनेशन वर मेड। सिर्फ ये देखना है कि ना ऑब्जेक्टिवली देखना है कि वो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड है, और ये 2-3 चीजें एक्स्ट्रा जो मैंने आपको बताई हैं कि वो रजिस्टर फाइल करती है नहीं करती, वो नेम एंड एड्रेस मेंटेन कर रही है नहीं करती, ये 4-5 चीजें देख लीजिए जो हमारा एसएससी देख सकता है। और हमारा अगर एसएससी उसका एविडेंस रख ले तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी रखे तो मिल भी जाता है बाद में। पर अगर जैसे मैंने उस क्वेश्चनेयर में अपने क्लाइंट को आंसर किया कि हम आंसर नहीं करेंगे इसका कि ना भाई जज को रोड का ठेका मिला नहीं मिला, कल को सर अगर वो एक चीज बताइए कि ना भाई रोड के ठेका का लिख देता कि ना भाई मेरे को वो गिफ्ट मिला है, तो वो तो डोनेशन की पर्व्यू से बाहर निकल गया ना, वो तो बिजनेस की कैटेगरी में चला जाएगा, और पॉलिटिकल पार्टी डिसोन कर देगी कि ना भाई ये जवाब गलत है, हम किसी के जवाब से बाइंड नहीं करता। सर पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ इनकम टैक्स में कराना कंपल्सरी है, क्या उसके फॉर्म्स करने पड़ते हैं? हाँ सर, पॉलिटिकल पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट डिफाइन करता है, सेक्शन 29A। तो सेक्शन 29A जो है वो डिफाइन करता है कि ना भाई जहां पर पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कराना होता है, तो ये इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविजन नहीं है, वही पॉलिटिकल पार्टी एज पर इनकम टैक्स एक्ट का मैं आपको वो पढ़ देता हूँ, सेक्शन 13A। तो उनका सेक्शन 59 है मेरे ख्याल से, वहाँ का तो जो इलेक्शन यहाँ पर जो लिखा है सर, अब मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ सेक्शन 13A का। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन पॉलिटिकल पार्टी मीन्स अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। तो 29A का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसके अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है पॉलिटिकल पार्टी को। यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक रजिस्टर्ड होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, उसके अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, नॉट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। जैसे हमारी ट्रस्ट होती है इसकी तरह नहीं है ये जी। उसको देखना है कि वो हमें ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, अगर हम वेबसाइट में जाकर देख लेंगे कि वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट में रजिस्टर्ड दिख रही है नहीं दिख रही, अगर रजिस्टर्ड दिख रही है तो उसकी रिसिप्ट मान्य है। अच्छा सर, इनकम अगर मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कहाँ पे किस फॉर्म देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद? सर वो तो पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा आप पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे पूछ रहे हैं? जी सर, कि वो पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कराने के लिए ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹਦਾ ਕੌਰ ਦਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਦਾ पता नहीं किसी ने खोल रहा है। जी सर, विनोद जी की आवाज आ रही थी। सर पॉलिटिकल पार्टी को मेरी नॉलेज में तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, वो बस उसको एक इन्फॉर्म इंटीमेशन करने की जरूरत है कि ना भाई मैं पॉलिटिकल वी आर रजिस्टर्ड एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अगर कोई मुझे इंप्रूव करना चाहता है मेरी नॉलेज को तो मैं ओपन हूँ सर उस चीज के लिए। If someone has knowledge over it, तो आई एम ओपन। क्योंकि सर मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी अभी रजिस्टर्ड कराई है। जी सर। एक अपने क्लाइंट की। जी। तो उसी के लिए संबंध में वो मुझसे कल क्वेश्चन कर रहा था कि जब अब पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जो फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट कर दी थी, कहने साहब इसका इनकम टैक्स में कैसे होगा कि इनकम टैक्स में इसका रिटर्न भर के देना पड़ा करेगा आपको हर साल? सर उस केस में, जिस केस में पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड आपने करा लिया इलेक्शन कमीशन में, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको बस इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर लिखना है कि रजिस्टर्ड एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेक्शन 29A, क्योंकि आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होती है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जी जी, वो तो अगले से देने के लिए कह दिया उन्होंने डिपार्टमेंट ने। जी जी, तो बस आपको एक इंटीमेशन देना है और अपने फॉर्म में लिखना है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा,
और अगर वो एविडेंस मांगते हैं तो आपको सेक्शन 29A का जो सर्टिफिकेट है वो अटैच करना है। तो फिर 80G के लिए अलग से कराना पड़ेगा उसका? सर 80G का तो वो है, एक सेकेंड, 80G का तो डिडक्शन है ना सर, वो तो असेसी को मिलता है जिस असेसी ने डोनेशन दिया होता है। तो सर नहीं तो उसका रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा ना सर हमको। वो तो रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल पार्टी को कराना पड़ेगा। असेसी जिसने डोनेशन दिया है वो तो बस उस पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन का प्रूफ लगाएगा। ये दीपक जी आप कुछ कह रहे थे, दीपक जी महेश्वरी। सर। सर मैं ये बोल रहा था कि वो तो ऑटोमेटिकली सर इनको तो पॉलिटिकल पार्टी को एग्जेम्पशन राइट्स हैं। और मेरा सर एक छोटा सा क्वेश्चन था विकास जैन साहब से जी सर। कि अगर कोई कंपनी मल्टीपल पार्टीज को डोनेशन देती है तो उसे जो डिडक्शन मिलेगा वो कैसे स्प्लिट करना पड़ेगा? सर जब आप डिडक्शन लेंगे अपनी आई फॉर्म के अंदर तो हाँ। आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज की डिटेल डालेंगे। हाँ। 1 या 10 या 20 कोई लिमिट नहीं है, ना हाँ। कोई अमाउंट की लिमिट है, ना नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की लिमिट है। राइट। और उसके आगे उसका अमाउंट डालेंगे। और आप आज की डेट में इनकम टैक्स फॉर्म तो आपका ब्रीफ ही होता है, ऐसा तो है नहीं कि हमें उसके साथ एविडेंस लगाने की जरूरत है, कोई रिसिप्ट है। तो जो उसके सामने पॉलिटिकल पार्टी और उसका जो नाम और असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, बस वो लगाना है। अगर हमें क्वेश्चनेयर आता है तो हमें उस समय रिसिप्ट भी लगानी है, उस पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन का प्रूफ भी देना है, उसको ये भी बताना है कि ना भाई वो अपना बुक्स ऑडिट कराती थी या नहीं कराती थी। ये सारे प्रूफ उस समय देने की बात है। जो सेक्शन 13A के अंदर मैंने आपको बताया था ना 6 पैरामीटर, वो उस समय के एविडेंस है जब हमारे पास स्क्रूटिनी का नोटिस आता है। तो सर ये तो अल्टीमेटली एट द टाइम ऑफ जो अभी हर्ष सर पूछ रहे थे कि उसको रजिस्ट्रेशन कराने में एओपी पे रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, उसमें सारी डिटेल डालनी पड़ती है। कभी कभी वो एक्सेप्ट करती है, कभी कभी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो अनरजिस्टर्ड कंपनीज हैं जी सर। वो भी डोनेट कर देती है बिकॉज ऑफ द लाइक डिडक्शन। तो उसका प्रोविजन कैसे, किस तरीके से हम स्प्लिट करें इसको? क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो आती है जो हर्ष सर अभी बता रहे थे आईटीआर फाइलिंग में आती है इनको कि डिडक्शन कैसे क्लेम किया जाए। वो तो बिल्कुल सही है कि पॉलिटिकल पार्टी तो एग्जम्पशन ले, भाई पॉलिटिकल पार्टी तो बता ही देगी कि मुझे यहाँ से पैसा मिला है, वो तो डिडक्शन ले लेंगे। बट जिसने डोनेट किया है उसको भी तो डिडक्शन चाहिए ना। तो सर वो फॉर्म जब आप फाइल करेंगे उसके अंदर डिटेल फाइल करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कुछ जगह पर एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो मल्टीपल लाइक डोनेशन होते हैं ना उस पर वो रिजेक्ट कर देता है। सर रिजेक्ट 143(1) में करता होगा। 143(1) में करता है। तो आप उसके अंदर तो फिर एक ही प्रोविजन है कि ना भाई फिर हम 154 डालें उसका। नहीं 154 में चलो 154 डाल दिए बट अल्टीमेटली फिर रिजेक्ट, वो जो आईटीआर है वो डिफेक्टिव आ जाता है ना। हाँ सर वो प्रॉब्लम तो है। अगर देखिए सर ये तो एक फाइट हो गई, मतलब ये भी एक लिटिगेशन का पॉइंट हो गया, चाहे वो एप्लीकेशन के तौर पे रेक्टिफिकेशन जाओ को डालिए और जाओ से अलाउ करा लीजिए। वो एक आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बता रहे थे कि इसमें लाइक इलेक्टोरल ट्रस्ट अंडर सेक्शन 80GGC हाँ सर। क्या लाइक किस तरीके से हम लाइक वो करेंगे, लाइक मीनिंग कैसे निकालेंगे इसका? सर देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड का क्वाश हो गया सुप्रीम कोर्ट की वजह से। हाँ। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का तो अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं पे भी इशू नहीं होते। नहीं इलेक्टोरल ट्रस्ट तो है। हाँ हाँ इलेक्टोरल ट्रस्ट है। तो सर ये इलेक्टोरल ट्रस्ट पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कंपनी है। कोई इलेक्टोरल ट्रस्ट एक कंपनी होती है जिसमें हम सेम पैरामीटर्स हैं कि हमें उसके अंदर वो भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, पर उसका प्रोविजन अलग है। जैसे सेक्शन 13A पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, सेक्शन 13B इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए है। तो 13A के अंदर जो हम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, एक बार मैं आपको खोल के पढ़ देता हूँ, छोटा सा प्रोविजन है। तो अगर इलेक्टोरल ट्रस्ट को कोई भी कंट्रीब्यूशन मिलता है वो भी हमें एग्जेम्प्ट है। तो और पर कंडीशन एक है कि ना भाई एक तो वो इलेक्टोरल ट्रस्ट जो भी उसको फंड्स मिलेगा वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूट करेगी अप टू द 95%। तो जैसे 1 करोड़ रुपया मिला एक इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो 95 लाख रुपए उस साल उस इलेक्टोरल ट्रस्ट को आगे फर्दर कंट्रीब्यूट करना है किसी पर्टिकुलर पार्टी को या 10 पार्टी को, 2 पार्टी को, वो उस कंपनी के ऊपर है। और जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करेगी। तो सर अब आपका क्वेश्चन क्या है इलेक्टोरल ट्रस्ट में? इसमें सर सबसे बड़ी क्वेश्चन है, मेरे पास 2-3 पॉलिटिकल पार्टी है जिसका मैं रिटर्न फाइल करता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन से हर साल उनको नोटिस ये आता है कि आप इसका डोनेशन का और इसका इलेक्टोरल ट्रस्ट का प्रूफ दीजिएगा।
वो किस तरीके से, और वो हर बार लाइक देते हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते, पता नहीं क्या है, मतलब एवरी टाइम यू विल रिसीव द सर नोटिस। प्रूफ के तौर पे क्या लगाते हैं हम? किस चीज में? जब हम इससे प्रूफ मांगते हैं तो हम क्या देते हैं उन्हें? वो सारा हम लोग जो भी, जहाँ से भी हमें पेमेंट मिलता है और जो भी रिसीट्स वगैरह वो सारी देते हैं, जो आप बता रहे हैं कि अभी बैंक स्टेटमेंट और ये सारी चीजें, एवरीथिंग। और हम काउंटर फॉइल देते हैं कि ना भाई, जो इसके अंदर जैसे हम कार्बन कॉपी जैसे हमने किसी को इशू हाँ, किया वो भी देनी पड़ती है। तो सर वो दे जनरली हम लोग बैलेंस शीट और लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स पे फॉलो करते हैं। हाँ, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसका ऑडिट भी हो रहा होगा, रजिस्टर भी आप दे रहे हैं। ये तो जा ही नहीं सकती वो। हाँ, तो सर अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वही वाली बात है सर, ये फाइट वाली बात है कि स्क्रूटिनी में वो मान रहा है नहीं मान रहा है, तो वो जैसे हम फाइट करते हैं, आप तो अपनी तरफ से सारा सेक्शन 13A का कॉम्प्लायंस कर ही रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे। 13B जो आपने बताए थे इलेक्टोरल ट्रस्ट, उसमें किस तरीके से मतलब क्या ब्रीफ डालेंगे इसमें? सर सेक्शन 13B के अंदर बस हमें एक चीज एक्स्ट्रा देखनी है, अगर इलेक्टोरल ट्रस्ट से हमें फंड आए कि 95% जो उसको उस साल फंड मिला है वो उसने यूटिलाइज किया फॉर द पर्पस ऑफ द डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी। अगर 1 करोड़ है, पर हालांकि मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को आया है पैसा इलेक्टोरल ट्रस्ट से, तो वो क्यों प्रूव करेगी कि 95% उसने आगे दिया या नहीं दिया? उसके पास तो उस पर्टिकुलर अमाउंट आया है। अगर 10 करोड़ जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो सर आपको 13A का कॉम्प्लायंस करना है सिर्फ और सिर्फ अपने डोनेशन का एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। 13B के अंदर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी हर सर कुछ पूछ रहे थे, हर सर क्या बोल रहे थे आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहे थे आप, जो एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या बता रहे थे सर? जो रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज का है, उसमें क्या क्या सब चीजें शो करनी चाहिए, कैसे दिखाएंगे कि हमने की डोनेटर के एंड से, डोनर के एंड से, डोनी के एंड से, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के एंड से, असेसी के? पॉलिटिकल पार्टी के एंड से। सर पॉलिटिकल पार्टी के एंड से जब हम रिटर्न करेंगे तो एक तो हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट होनी चाहिए, वो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होनी चाहिए। एक जो रजिस्टर मेंटेन होता है, जो 20,000 से ऊपर का जो हमारे पास पैसा आता है, 20,000 से हम उस पार्टी का नेम और एड्रेस मेंटेन वाला रजिस्टर्ड होना चाहिए। चौथा कि ना भाई, जो भी 2,000 से ऊपर की हमारे पास डोनेशन आई है वो हमारे पास बैंक अकाउंट से आनी चाहिए। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी 2,000 से कम तो कैश ले सकते हैं, पर 2,000 से ऊपर के लिए हमारे पास सिर्फ बैंकिंग चैनल से हमारे पास पैसा आना चाहिए, नहीं तो वो 2,000 से कम वाला डिसअलाउ, वो 2,000 से ऊपर अगर हमारे पास कैश है तो वो डिसअलाउ कर देंगे। और पांचवा वही एक जो हम फाइनेंशियल रिपोर्ट जो फाइल करते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो फाइल करते हैं पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में, वो फाइनेंशियल रिपोर्ट की ये कॉपी होनी चाहिए हमारे पास। छठा, वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो तो आप रजिस्ट्रेशन प्रूफ लगा ही देंगे। पार्टी से पॉलिटिकली रजिस्टर्ड करा दी मैंने, वहाँ पे सब सारी मेरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई। जी सर, तो हमारे पास बाकी फिर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट वो तो आप कर ही लेंगे सर। जो दूसरी चीजें हैं वो ये है कि रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। मेरा भी सर अभी सर अभी पूछ लीजिएगा सर। हाँ, तो वो पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसके अंदर वो नेम और एड्रेस उस रजिस्टर के अंदर एंटर होना चाहिए, और जो पैसा आ रहा है 2,000 से ऊपर वो हमारे पास बैंकिंग चैनल के थ्रू आना चाहिए। सिर्फ उतना ही अलाउ होगा जो बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रहा है 2,000 से ऊपर। अच्छा, इनकम टैक्स के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या अकाउंट बुक्स कैश में लेजर के अलावा और क्या क्या रखना चाहिए? सर जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो जो भी हमारे पास लेजर वेजर होंगे वो, और P&L अकाउंट हो गया, या फिर जैसे सर बता रहे थे इनकम एंड एक्सपेंस, P&L अकाउंट सब कैश फ्लो लेजर से ड्रॉ होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। हाँ, तो और जो ड्यूरिंग द ईयर हमारा जो कैश बुक बनती है और ये सारा हमारे पास होना चाहिए। बैलेंस शीट से आप बने हो गई सर, कैश रिसीट हो गई इनके पास। जी सर, तो ये सारी चीजें हमें, सारी बुक्स हम बना ही रहे हैं सर। हेलो जी सर, आप किस सवाल पूछ लीजिए अपन। जी सर, हेलो। हाँ जी सर, जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सेक्शन 59A में जैसे रजिस्टर्ड होता है पार्टी, उसे ट्रस्ट जो है कहाँ रजिस्टर्ड होता है, उसका क्या फंक्शन है सर? रजिस्टर्ड कहाँ होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, उसकी भी सेम प्रोसेस है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तो अपना अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है सर, पॉलिटिकल पार्टी। कोई पार्टी अगर बनती है तो 1 साल के बाद ही डोनेट ले सकती है, क्योंकि 1 साल के पहले वो दे नहीं पाएगी अपना अकाउंट वगैरह नहीं सर, डोनेशन तो ले लेगी ना,
जैसे ही वो जी रजिस्टर्ड होगी, डोनेशन ले लेगी, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा उसे। तो जैसे जैसे मान लीजिए मैं एक एसएससी हूँ और मैं किसी ऐसे पार्टी से डोनेट को दे रहा हूँ, डोनेट कर रहा हूँ जो अभी 8 मंथ ओल्ड है, 9 मंथ ओल्ड है, 10 मंथ ओल्ड है, तो अभी तो 12 महीने के बाद ही अपना देगी सारा कमीशन को। तो जी मुझे जी, कैसे प्रमाण होगा कि इसने ऑडिट कराया, अकाउंट दिया है कि नहीं दिया है? ये सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो आगे ऑडिट करा रही है नहीं करा रही। हाँ जी 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 तो जी एक चीज तो हम कर सकते हैं, जो आज भी कर सकते हैं, जो उस समय जी पॉलिटिकल पार्टी से अगर नई पार्टी है तो हम उसके ऊपर थोड़ा दबाव भी बना सकते हैं कि वो रजिस्टर जी मेंटेन करते होगी जिसमें नेम और एड्रेस मेंशन कर रही है। जी जी वन ऑफ द कंडीशन एक ये भी है कि ना भाई जो भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आएगा 20,000 से ऊपर, वो पार्टी जी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट और वो सॉरी रजिस्टर मेंटेन करेगी जिसमें नेम और एड्रेस डालेगी उस पर्सन से जिससे जी वो जी करा है। तो वो रजिस्टर का एक हम एंट्री ले सकते हैं जिसमें हमारे नाम की एंट्री है, सबकी जी नहीं। जी ठीक है, जी जी एक एक ये हो गया। दूसरा ये है कि ना भाई आप बैंकिंग चैनल से पेमेंट कर रहे हैं, हाँ जी, सेकंड राइट तो राइट उसका प्रूफ दे सकते हैं बैंकिंग चैनल के पेमेंट जी का। जी राइट 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 तीसरा सर आप ये है कि ना भाई बुक्स ऑफ अकाउंट बेशक मैं आपको एक अपना एक शेयर कर रहा हूँ जिसके जी अंदर एक नीलेश ये शेयर करना कि जो अभी सर ने क्वेश्चन किया था हर्ष शर्मा ने कि हमारे बुक्स के लिए हमें यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, वो मैं हम्म, एक चेकलिस्ट शेयर कर रहा हूँ। तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि ना भाई कौन कौन सी चीज मैक्सिमम आप अवेलेबल करा सकते हैं। सर जी जी असेसिंग ऑफिसर के सामने जब एक 6 में से 4 चीजें 5 चीजें आएंगी तो डेफिनेटली प्रिजम्पशन आपके फेवर में रहेगा। ओके सर, क्योंकि ओके आप राइट देखिए जितने भी केसेस असेसी के खिलाफ हुए हैं वो उन जी केसेस में हुआ है कि यहाँ पर ना असेसी आया ना पॉलिटिकल पार्टी सामने आई। जी 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 यहाँ जी पर जी आप बता रहे हैं कि 8-9 महीने से आप व्यवहार कर रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि कुछ तो लाएंगे आप अपने हाथ में। मैं कुछ तो है। जी सर, राइट सर। जितना देखिए मेरे पास भी जब केस आता है तो मैं ये नहीं सोचता कि 100% मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन होगी, इवन 50% डॉक्यूमेंटेशन से भी मैं केस जीतने की कोशिश करता हूँ। जी सर, राइट सर, तो बोनाफाइड हम होना चाहिए सर। हाँ आपका बोनाफाइडे दिखना चाहिए कि आप भी मेहनत कर रहे हैं। बना कर रहे हैं। और एक प्रिकॉशन होना चाहिए पार्टी को चंदा देते समय डोनेशन की ये पास है कि नहीं पेपर, और ये तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी सर। क्योंकि न्यू 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 कमिंग पार्टी ज्यादा चंदा लेती हैं आजकल, थोड़ा सा जो लोकल पार्टियां हैं वो चंदा लेती हैं, रजिस्टर होने के बाद हो गए चंदा दे दीजिए हमको, उस सर मैं समय मुझे जरा प्रिकॉशन लेना चाहिए। सर हर्षी मैं आपका एक क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ जो अभी आपने पीछे पूछा था कि ना भाई कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन पॉलिटिकल पार्टी को फाइल करनी चाहिए। जी सर। एक सेकंड वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आया क्या सर आपके सामने कुछ आ रहा है कि ना भाई डॉक्यूमेंट्स, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स पीछे जाओ, consequences of non सर कॉन्सिक्वेंस ये आ रहा है कि सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट जनरली रिक्वायर्ड व्हाइल अप्लाइंग टू document generally required while replying to the notice। तो सर ये राइट हैंड साइड वाला देख लीजिए कि एक तो बैंक स्टेटमेंट आप रख लीजिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में। फॉर्म उसने जो टीडीएस डिडक्ट किया होगा तो फॉर्म 26A और फॉर्म 16A निकला होगा वो देख लीजिएगा। जैसे रेंट एग्रीमेंट है, रेंट रिसिप्ट्स हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टी कहीं तो बिजनेस प्रीमाइसेस ऑपरेट कर रही होगी जी वो रखिएगा। अब जो बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट है, लेजर्स हैं वो रखिए। डोनेशन रिसिप्ट्स हैं, जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं और वो डोनेशन रिसिप्ट दे रहे हैं उन्हें, जी उसकी कॉपी हम भी अपने हाथ में रखिए। फॉरेन इनकम से अगर हमें कोई फॉरेन से हमारे पास पैसा आ रहा है डोनेशन, उसकी डिटेल ज्यादा रखिएगा क्योंकि आजकल पीछे इसके ऊपर बहुत इंक्वायरी हुई है। फिर बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीजें सर एक चेकलिस्ट की तरह है कि इसमें मैक्सिमम आप अपने लिए रखिए। सर पॉलिटिकल पार्टी में ट्रेडिंग तो कुछ होने का ही नहीं है। नहीं नहीं, ये तो सर एक जनरल है जो हम किसी और जगह इस यूज किया है, तो मैं उसके अंदर से आपको बता रहा हूँ कि ना भाई कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी के रेलेवेंट है, क्योंकि ठीक। पॉलिटिकल पार्टी भी तो सैलरी देंगी सर। हाँ सैलरी देगी सर, वो सब तो एक्सपेंसेस तो होंगे सैलरी देगी तो टीडीएस भी डिडक्ट करेगी, टीडीएस डिडक्ट करेगी तो फॉर्म 26A भी बनाएगी, वो 16A अपनी तरफ से बनाएंगे, 26A उसका होगा जी जी रेसिपिएंट का। तो ये सारी चीजें हम अपने हाथ में रख सकते हैं जो हम सर वही वाली बात जो मैं अभी सर को बता रहा था सर। कि ये अगर भी 10 इन्वेस्टमेंट प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें पॉलिटिकल पार्टी को, LIC की, ELSS की, नहीं ये PPF सर मैं बता रहा हूँ ना, मैंने जनरल था, जनरल है सर ये। जनरल है, पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं बनाया था। जैसे हम अपने ऑफिस स्टाफ मतलब क्लाइंट आता है तो उससे मांगते हैं ना कागज, जी सर जी सर। तो उस समय मैंने खोल कर बता रहा हूँ कि आपका जनरल क्वेश्चन आया था तो उसमें से कौन कौन सी चीजें पॉलिटिकल पार्टी के लिए रेलेवेंट हो सकती हैं। ठीक है ठीक है।
बुक्स के लिए और सारी चीजों के लिए। ठीक सर। हाँ सर, दूसरा एक क्वेश्चन आ रहा था, किसी साहब का क्वेश्चन था। सर कौन सा पूछ रहे, भी क्वेश्चन पूछने जा रहे थे सर? हैंडरेज तो करते नहीं, मुश्किल तो ये है। नहीं कोई नहीं सर, वो एक आवाज आई थी। जी अभी आवाज आई थी किसी साहब की। कौन थे? गोविंद जी बोल रहे थे क्या? जय गोविंद जी? नहीं सर, नहीं सर। ओके सर। हाँ गोविंद जी बताइए सर। नहीं, जय गोविंद जी को मना कर रहे कि मेरा कोई सवाल नहीं। तो सर सेक्शन 13B में मैंने जैसे बताया कि ना भाई, अगर हमें थोड़ा सेक्शन असेसी जो डोनेशन क्लेम करता है कि मैंने डोनेशन दिया, तो हमें सेक्शन 13B या 13A का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 13A लगता ऐसा है कि ना भाई एग्जेम्पशन दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, पर जो रिक्वायरमेंट 13A के अंदर है उसी के थ्रू हम असेसी, अपना जो असेसी है, छोटा असेसी है, उसका प्रूव कर सकते हैं कि ना भाई वो डोनेशन उसका जेन्युइन प्रूव हो जाए कोर्ट के अंदर। मतलब ये सेक्शन वैसे अगर हम देखेंगे तो 80G के अंदर ही है सब कुछ, पर 80G का अगर हम सेक्शन 13A के साथ रीड करेंगे तो वो वाले कागज जो पॉलिटिकल पार्टी देती है अपनी एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट जो असेसी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से निकाल सकता है या पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क करके निकाल सकता है, वो भी हम अपने जेन्युइनिटी ऑफ डोनेशन के लिए प्रूव करने के लिए प्रूव कर सकते हैं। हमें रिलाय कंप्लीटली 133(6) के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ताकि हमारे को अगर असेसिंग ऑफिसर हमारे खिलाफ चल रहा है तो हम 13A का कंप्लायंस मैक्सिमम करके अपनी साइड से, पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं कह रहा, डोनर के एंड से कह रहा हूँ, वो भी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है, सीख कर सकता है। और किसी भाई को सवाल हो इनकम टैक्स से संबंधित, पॉलिटिकल पार्टी से? हेलो हेलो जी जी हेलो हेलो। हाँ जी सर। हेलो। अगर हमने डोनेशन तो पहले दे दी उनको। संतोष भाई एक मिनट रुक जाइए आप। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही सर, बोलिए। हेलो। हाँ विनोद जी बोलिए। विनोद सर आ रही है, आ रही आवाज आ रही है? विनोद जी आवाज आ रही है, बोलिए। अगर डोनेशन तो हमने पहले दे दी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के पास बाद में रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो वेदर इट इज सफिशिएंट फॉर टू क्लेम द डिडक्शन? सर बाद में मतलब क्या वो फाइनेंशियल ईयर सेम है? फाइनेंशियल ईयर सेम है तो सर सफिशिएंट है। उस फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि सर जब हमारे पास नोटिस आता है तो असेसमेंट ईयर के हिसाब से आता है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी तो वो आईटीओ तो वो कहेगा भी आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दो, डोनेशन का हम चेक दिया हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाद में रजिस्ट्रेशन होगा तो इट विल बी ऑब्जेक्शनेबल। सर देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ना भाई पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और उसकी जब वो फाइनेंशियल ईयर कितने भी, चाहे 2 महीने के लिए भी बनती, 2 महीने पहले ही उसने रजिस्टर कराया, तो वो सारी की सारी सेक्शन 13A की कंप्लायंस करेगी, चाहे 2 महीने के लिए करे। 2 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो उसको परमानेंट ही मिल गया अगर रिजेक्ट नहीं होता तो। बुक्स ऑफ अकाउंट 2 महीने के लिए भी बनाएगी, और 2 महीने का सर वो 12 महीने का ही बनाएगी, 2 महीने का तो बनाएगी नहीं, ठीक है। और 12 महीने का जो बुक्स बनाएगी और रजिस्टर भी बनाएगी, कि रजिस्टर चाहे उसने अनरजिस्टर्ड पहले थी 8 महीने, पर वो रजिस्टर तो बनाकर रख ही रही होगी। तो कंप्लायंस जब 13A की सारी हो रही है, चाहे उससे पहले वो 8 महीने पहले अनरजिस्टर्ड थी, फिर 8 महीने बाद अनरजिस्टर्ड होगी, बाकी के 4 महीने, तो ये कई सेक्शन के अंदर नहीं लिखा कि ना भाई आपको डोनेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन करना है, उस पे साइलेंट है। तो मैं इस तरह रीड कर रहा हूँ कि ना भाई सेक्शन 13A का जो कंप्लायंस पॉलिटिकल पार्टी को करना है, जब वो सारा कर रही है, सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का रजिस्ट्रेशन कर रही है, और सेक्शन 80GGC साइलेंट है उस बात पे कि बिफोर और आफ्टर। तो मैं एक्सीडेंट तो हो ही गया सर, तो मेरे को लगता है कि हमें क्लेम मिल जाना चाहिए। ये तो अगर आप एक बार डोनेशन दे दिया तो ऐसा तो है नहीं कि वो वापस आकर फिर 9 महीने रजिस्ट्रेशन के बाद दोबारा देगा। वो तो एंट्री एक बार होगी ना, एंट्री तो एक बार हो गई। तो मेरे हिसाब से तो सर, क्योंकि सेक्शन के अंदर जब कुछ लिखा नहीं है कि बिफोर और आफ्टर रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि सर इसमें एक रेलेवेंट बात मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 80GGC साइटेशन कोई मिल जाएगी इसके ऊपर? साइटेशन है कोई? मैं एक बार आपको साइटेशन दे दूंगा बिफोर और आफ्टर के ऊपर। मैं सर हर्ष जी को भेजूंगा, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे।
अभी ये हाल ओके फिलहाल ओके हाल फिलहाल नहीं है, पर मैं आपको एक सेक्शन पढ़ देता हूँ सर। जी 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 सेक्शन के अंदर जो 80 का सेक्शन है वो ये लिखा है, इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ असेसी बीइंग एनी पर्सन there shall be deducted any amount of contribution made by him to a political party or a electoral trust. That political party has to be registered under section 29A of Representation of People Act. तो इसके अंदर वो रजिस्ट्रेशन के बाद पैसा दिया है, रजिस्ट्रेशन से पहले पैसा दिया है, ये कहीं मेंशन नहीं है। मुझे लगता है ड्यूरिंग द ईयर अगर वो रजिस्टर्ड है और उसमें हमने थोड़ा सा टाइम लैग आ भी गया तो फिर भी असेसिंग ऑफिसर को अलाउ करना चाहिए इन माय ओपिनियन। और इस पे मैं आपको ठीक है सजेशन ढूंढ कर देने की कोशिश करता हूँ सर। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी सर। संतोष दुबे जी, सागर मध्य प्रदेश। संतोष दुबे जी अपना क्वेश्चन पूछिए। संतोष जी, संतोष संतोष सर, जी अपना क्वेश्चन पूछिए। आप कहाँ बातों में लग रहे हो? संतोष सर, हेलो संतोष, संतोष सर, संतोष दुबे जी, कानों से ईयरफोन हटा के कहीं संतोष सर आप सुन तो लीजिए, अपना माइक्रोफोन ऑन करके सवाल पूछिए। आपका क्वेश्चन का टाइम आ गया सर। हेलो, हाँ संतोष जी क्वेश्चन पूछिए पूछिए, सर। सवाल पूछिए अपना। संतोष जी सर ये जो अपन माइक्रोफोन डोनेशन अपना ले अपने रहे पास आइए। हैं नए रिज्यूम में ले सकते हैं इसके लिए? इनकम टैक्स के नए रिज्यूम में छूट ले सकते हैं इसकी अपन? पॉलिटिकल पार्टी की छूट नए रिज्यूम में ली जा सकती है सर या नहीं ली जा सकती है, उनका प्रश्न ये है। सर नए रिजीम के अंदर तो सारी डिडक्शन गायब है, नए रिजीम में छूट नहीं मिलेगी सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। अंकित सर अब आपका नंबर आ गया है। थैंक यू सर। सर मेरी क्वेरी थी, एक क्लाइंट है जिसने डिडक्शन ली थी 10 लाख रुपए की, उसने 3 पार्टियों को पेमेंट करी, उसमें से 2 पार्टियां तो ओके हैं, एक पार्टी का थोड़ा सा उसे डाउट लग रहा है। डाउट कैसा तो लग रहा है सर? मतलब कि उससे कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा, डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं हो पा रहा, तो अब वो चाह रहा है कि मैं अपनी रिटर्न ITRU फाइल करके उसे अपडेट करके उतना क्लेम ना लेके अपनी रिटर्न फाइल कर दूं, तो क्या वो सही रहेगा? वो सही रहेगा सर, सही रहेगा। अभी नोटिस आ चुका है लेकिन उसके पास। नोटिस आ गया है? हाँ हाँ तो जी। सर वही वाली बात है कि अपडेट करके ITR करके और जी फिर वही जो अभी पीछे सर ने क्वेश्चन पूछा था, देखना पड़ेगा कि ना भाई वो पेनल्टी से बचाने वाला केस हो गया ये, कि पेनल्टी से हाँ बचाना है। जी जी जी। तो बस वो ये चार्ज कौन सा लगाता है हमारे ऊपर कि अगर 9 के अंदर ले जाता है हमारा केस तो दिक्कत है, अगर 9 के अंदर नहीं ले जाता तो फिर वो अपील हम फाइल नहीं करेंगे, टैक्स हम पे कर देंगे और हम ये कहेंगे कि 9 नहीं, जैसे हमारा स्क्रूटनी का नोटिस है तो अभी हम ITRU फिल करके उन्हें सबमिट कर दें तो? वही मैं कह रहा हूँ ना सर, वो आपका क्लाइंट तो गिव अप करने के लिए तैयार ही है, उसको परस्यू नहीं जी कर रहा। तो जी जी परस्यू जी। नहीं कर रहा तो आप अपडेट करके उसको लिख दीजिए कि हमने टैक्स पे कर दिया है, और जो हमारा था कि हम वैसे हमारा जेन्युइन है बट हमारे पास कोई सामने वाली पार्टी संपर्क नहीं कर रही, तो हमने उसके ऊपर टैक्स रिवाइज पे कर दिया विथ इंटरेस्ट, और हम इसके अगेंस्ट कोई अपील भी नहीं फाइल करेंगे। और हम कोशिश ये देखेंगे कि ना भाई वो पेनल्टी 9 के अंदर ना ले जाए, जो मैंने शुरू में बोला था 9 के जी अंदर जी नहीं जी। ले जाता तो हमारे को इम्यूनिटी मिल जाएगी, और वो जो फॉर्म 86 है वो फाइल कर दीजिए। थैंक यू सर। जी सर। और किसी कोई सवाल हो भाई का? नहीं है सवाल तो फिर वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं पृथ्वी असूल साहब को रिक्वेस्ट करूंगा। सर बीच में बोल रहा हूँ, क्षमा करिए। अगर इनकम टैक्स से संबंधित प्रश्न अजय सर से पूछने के लिए हो तो आप बताएं तो हम उनको बुला लें। अगर किसी को इनकम टैक्स से संबंधित कोई रिटर्न के संबंधित कोई क्वेश्चन हो। एक है सर, जी सर, एक क्वेरी है सर। अजय अग्रवाल संबंध में उसको फोन लगा रहा हूँ, वोट ऑफ थैंक्स करवा दीजिए सर विकास सर के लिए। पहले से विकास सर का वोट ऑफ थैंक्स कर रहे हैं। पृथ्वी जी। जी सर, जी सर, जी नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। असूल साहब शेड्यूल मध्य प्रदेश से हैं। थैंक यू सर। सभी आदरणीय मित्रों को हमारा प्रणाम और सभी का धन्यवाद। उपकाश वेबिनार 290 के लिमिट पे हम पहुंचे हैं। इस वेबिनार के 290 वेबिनार के सफल आयोजन के लिए हम सभी आदरणीय मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज
हमारे इस सफल वेबिनार के जो मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय विकास जैन साहब जी थे। उन्होंने बहुत सुंदर सब्जेक्ट पर हमारे सभी मित्रों का ज्ञानवर्धन कराया, बहुत इस बारीक सब्जेक्ट पे इनलाइटन करा हमें। हम हमारे समस्त संगठन, उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन एमपी तथा हमारे सभी आदरणीय मित्रों की ओर से हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय विकास जैन साहब जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उनका बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। सर, आपने हमारे सभी मित्रों का इतने अच्छे से इनलाइटन ज्ञान अर्जन कराया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हम आपके लिए माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, वो आप पर कृपा हमेशा हमेशा बनाए रखें और आप आगे भी हमारे सभी मित्रों का यूं ही ज्ञान अर्जन करते रहें और ऐसे ही हमें आप ऐसे ही हमें ज्ञान के लिए प्राप्त हो, इसके लिए आपका आभार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है विकास सर, अब अगर आप चाहें तो आप ऑफलाइन हो सकते हैं। अब हमारे अजय सर जी आ गए हैं तो उनके जो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। विकास सर आप चाहें तो नमस्कार सर, ऑफलाइन हो नमस्कार सकते विकास सर। थैंक यू, नमस्कार सर। नमस्कार। विकास सर नोएडा से हैं, आप नेहरू प्लेस से हैं? नहीं सर, मैं तो डिफेंस कॉलोनी बैठता हूँ। अच्छा, मैं नेहरू प्लेस में हूँ सर। हाँ, मैंने देखा सर, नजदीकी है। हाँ, कुछ हो सकता है सुनने का मौका मिला हो आपको। सर बैठिए थोड़ी देर, 5 मिनट और बैठिए। अजय सर भी बहुत अच्छा बोलते हैं सर। अभी सुना मैंने इनको 1 घंटा। हाँ, समय हो तो थोड़ा देर बैठिए आप, अदरवाइज आप चाहें तो जा सकते हैं। सर मैं थोड़ा क्वेश्चनों पे ही रहता हूँ सर, मैं थोड़ा क्वेश्चनों पे ही रहता हूँ। नहीं सर, आपकी स्पीड देखी मैंने आंसरों की, जी बहुत तेज स्पीड थी। हाँ सर, लिटिगेशंस को ही देखता हूँ सर मैं थोड़ा। विकास सर एक सर बीच सीजर एंड में बोल लिटिगेशन रहा दो ही हूँ। मैं देखता हूँ। विकास सर एक बीच में बोल रहा हूँ आपको फिर से, जिस जमाने में शताब्दी नहीं चलती थी ना, वंदे भारत चलती थी, उस जमाने में सर उससे तेज काम करते थे। नहीं, एक बार मिलने का मौका मिलेगा, मैं हर चीज से संपर्क करूंगा। अजय जी से मिलने पहुंचेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ सर, क्वेश्चन उठाइए सर, जिसको पूछना है अजय सर से। जी सर, मेरी क्वेरी थी एक। प्लीज सर। सर एक एसएससी है जी, रिटायरमेंट हो चुका उनका, जी तो अभी वो फॉरेन होके आए हैं अपने बेटे के पास। जी बेटे ने ही उनका टिकट कराया जी और बेटा उनके अकाउंट में फॉरेन अमाउंट डालता रहता है, जी डॉलर। जी। तो क्या उन्हें अपनी आईटीआर में शो करना कोई चाहिए? भी दिखाने की जरूरत नहीं। 56(2)(10) में एग्जाम तक कैपिटल रिसीट्स है सर। ठीक, अगर कभी भी कोई क्वेरी आए तो कोई उस दिक्कत नहीं है उनका उसमें। उनका उनका सोर्स दीजिएगा, बैंक अकाउंट दीजिएगा, बैंक की हाँ इनवर्ड जी। रेमिटेंस लगाइएगा, मेरे हिसाब से कोई इशू होगा नहीं चाहिए। तो सर जो फॉरेन होके आए हैं उसकी कोई इन्फॉर्मेशन देना? रिटर्न्स में है सर, अगर वो जो मैंडेटरी रिटर्न्स की फॉर्म में नहीं जाता, जो उन्होंने 7-8 पैरामीटर्स कोई दे रखे जरूरत उसका नहीं है। रिटर्न भरना तो ठीक है। अगर मेरे को नॉर्मल रिटर्न भर रहा हूँ मैं 139(1) में, तो मेरे हिसाब से कोई सेपरेट डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है सर। कोई जरूरत नहीं है, मैं तो हर साल जाता हूँ। सर आप रिटर्न भरते हैं सर। मेरा बेटा हर साल टिकट भेजता है। हर सर आप रिटर्न भरते हैं, बट कुछ चीज जो रिटर्न की टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो 8-10 पैरामीटर्स हैं जिसके कारण हमें रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाता है। सर रिटर्न भरते हैं, लेकिन हाँ। कहीं रिटर्न में हमें शो करने का कहीं हमें कोई भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है सर, कोई जरूरत नहीं है। उसमें जब टिकट भेजता है, टिकट में डिक्लेयर करना पड़ता है वहाँ पे स्टेट को, यूएस में, कि टिकट कौन भेज रहा है, कहाँ से, किसने परचेज किया। जी हाँ। तो बेटा डिक्लेरेशन देता है कि मैंने टिकट परचेज किया है, मैंने पैसे दिए अपने पापा से, अपने पापा के लिए। जी ये है सर। एक क्वेश्चन पूरा भाई, छोटा सा इनकम बेस। जी सर। एक असेसी है, उसने असेसमेंट ईयर 2022-23 में एक प्रॉपर्टी परचेज करी जी नोएडा में जी, और वो प्रॉपर्टी जो परचेज की, फर्स्ट नेम उसका हस्बैंड का था, सेकंड नेम उसकी वाइफ का था। सर इट वाज ए जॉइंट प्रॉपर्टी, इट वाज अ co-ownership, because there is a difference between the joint property and the co-ownership. Sir, it is simply just for the sake of, if for the sake of name, तो उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। जी नहीं सर, प्रॉपर्टी तो है हस्बैंड की, क्योंकि हस्बैंड ने ही अपनी पहली प्रॉपर्टी बेच के, अपनी 2 प्रॉपर्टी बेच के वो मकान खरीदा है। ठीक है सर। हस्बैंड ने जी, वाइफ का नाम तो सिर्फ शौकिया वैसे ही डलवा दिया। ठीक है, कस्टमर ही था सर, हिंदू कस्टमर ये होता है सर, कस्टमर ही था। कस्टमर, ठीक है सर। जी, नाम डलवा दिया। जी लास्ट ईयर जब रिटर्न दोनों भरते हैं हस्बैंड वाइफ, जी,
वाइफ डॉक्टर है उसकी, वो उसकी रिटर्न भरी आती है, हस्बैंड जी जॉब करता है उसकी रिटर्न भरी आती है। जी जी अब जब राष्ट्रीय AIS आया, TIS आया, तो उसमें देखा दोनों की उसमें सेम अमाउंट, जो डायनामिक का अमाउंट था उसका, सर वो AI जो सब रजिस्टर ऑफिस करता है उसमें दोनों के पैन नंबर से लेकर ग्रॉस लिखता है, वो स्प्लिट नहीं करता है। जो AIS में उसमें आप लिख दीजिएगा पर्टेन टू अदर्स का बस। नहीं सर, उसमें हमने डिनाई कर दिया जी, वाइफ के वाले केस में, डिनाई कर दिया। वेरिफिकेशन आके फिर कंफर्म करेगा। अब उसने डिपार्टमेंट ने 2025 में अभी फिर कंफर्म किया उससे, नोएडा वाले से हाँ कंफर्म कर दिया कि नहीं प्रॉपर्टी सेल करी है, परचेज करी है। जी, अब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फिर नोटिस उनकी वाइफ को आ गया। अगर सर वो 148A के आया 133(6) में आया है तो उसमें रिप्लाई दे दीजिएगा कि ये प्रॉपर्टी उन्होंने ली थी, मेरा केवल इसमें नाम था, इसका परचेज कंसिडरेशन ही किया था, केवल एक हिंदू कस्टमरी में मेरा इसका नाम ऐड हुआ था, बेनिफिशियल ऑनर लीगल ऑनर इसके मेरे हस्बैंड ही है अच्छा है ना, तो क्लोज कर देंगे सर। कोई प्रॉब्लम आ रही है? वो उसको क्लोज कर देंगे सर। ठीक ठीक ठीक। और ठीक है, पहले आप वर्बली हो, फिजिकली होता तो जाके कह रहे थे अपना जाके जाओ। सर ऑनलाइन आपके लिए ज्यादा अच्छा समझाना है सर। मैं अगर आप लैंग्वेज कहेंगे सर मैं ट्यूसडे को आपको भेज दूंगा, मैं बना के भेज दूंगा सर। ठीक सर, मैं करवा प्लीज सर। धर्मेंद्र द्विवेदी जी क्वेश्चन पूछ लीजिए। जी सर। धर्मेंद्र जी क्वेश्चन मेरा कर एक, लीजिए। जी सर, मेरा एक एसएससी है जो थाईलैंड बैंकॉक में है। दोबारा बताइए सर। मेरे एक एसएससी हैं जो बैंकॉक में है जी, और सेल्फ बिजनेस करते हैं जी, उनका वो नौकरी में है नहीं है वो जी, तो उनका रिटर्न कैसे भरा जाए, इनकम कैसे दिखाई जाएगी इंडिया में? क्वेश्चन ये होता है, मेरे को ये देखना पड़ेगा उनकी रेजिडेंशियल स्टेटस कैसी है, रेजिडेंट नहीं, वो इंडियन तो है, साल नॉन भर रेजिडेंट NRO है। वो तो साल भर बाहर को ही रहते हैं, इंडिया नहीं आते हैं। सर उनका अगर वहां पर कुछ भी नहीं है तो नॉन रेजिडेंट इनकम एक्रूड आउट ऑफ इंडिया इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। उनको कुछ नहीं कहूँ। नहीं सर, सेक्शन 6 देखना पड़ेगा, सेक्शन 9 देखना पड़ेगा। अगर वो दोनों में ही वो नॉन रेजिडेंट सोर्स इंडिया का है ही नहीं, और ओएम का कंसेप्ट चल रहा है सब्सटेंशियल उसका रहेगा। अगर नहीं वीजा देखना पड़ेगा, किस वीजा पे गए हैं वो। वीजा एक इंपॉर्टेंट इशू नहीं है सर, वो एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का इशू होता है। फाइनेंशियल के लिए देखना पड़ता है, इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव के लिए टैक्सेशन मेरा अलग इशू है, चाहे वो उन्होंने वायलेशन किया है नहीं किया है, वो सेपरेट इशू है। जनरली सर, जनरली क्या होता है, जो थाईलैंड जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं लोग, पूर्वांचल के लोग, वो लोग वहाँ आते हैं, कमाते हैं, फिर पैसा भेजते हैं नंबर 2 से। सर अब वो उन चीजों को मैं आपको नहीं बोल सकता, उस चीज पर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता सर। कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि वो नौकरी करते नहीं है, कहीं प्रूफ है नहीं इनकम का। सर वो वहाँ की इनकम कैसे हुई, सोर्स दिया, वो क्या कर रहे हैं सर, उस चीज को मैं नहीं बात कर पाऊंगा सर। यहाँ कैसे हो सकता है यार, क्राइटेरिया होना चाहिए ना, हम तो मना कर दें हम कि नहीं आपने